अध्याय 711 विनाश की बिजली। उन्होंने जो लाइन बनाई थी वह था थी। दूसरी तरफ अग्नि आत्मा जाति के सदस्य यांग ये को आश्चर्य से देख रहे थे। भले ही वह सम्राट दायरे का एक प्रखर व्यक्ति था और केवल प्रथम रैंक पर था, फिर भी उसे देखते ही उनके दिलों में डर पैदा हो गया। उसने अपनी तलवार के एक ही झटके से एक अर्धसंत से बराबरी से युद्ध किया था और उसने एक सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ को एक और झटके से नष्ट कर दिया। तो फिर उनमें से कोई भी हमला करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? इससे पहले हुआ वह हमला कुछ ऐसा था जिसे यहाँ मौजूद कई गहन चिंतक भी नहीं देख पाए थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ठीक इसी समय क्षितिज से एक विस्फोट की गूंज सुनाई दी और फिर आग की एक लहर चमक उठी। उसके बाद यह एक अग्नि ड्रैगन में बदल गया, जो बढ़ती हुई लपटों को छोड़ता हुआ यांग ये की ओर जोर से टूट पड़ा। यद्यपि यह यांग ही पर लक्षित था, लेकिन इसके कारण उत्पन्न भयानक दबाव के कारण आसपास के लोग कांप उठे। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया। शीत, मेरे पास आओ। जैसे ही उसने यह बात कही, जियाओंग के भीतर से अचानक तलवार की चीख गूंजी और फिर एक प्रकाश की किरण चमकी और प्राचीन म्यान यांग ये की मुट्ठी में आ गया। उसने अपनी तलवार म्यान में डाली और खींच ली। एक प्रकाश किरण के साथ तलवार की आवाज भी आकाश में उड़ी और वह इतनी तेज गति से चमकी कि अधिकांश लोग उसे देख नहीं सके और अग्नि ड्रैगन से टकरा गई। टकराना। दर्शकों ने देखा कि तलवार क्यूई और अग्नि ड्रैगन दोनों ही हल्के से हिले और फिर वे अलग हो गए। अचानक ऊर्जा की तरंगों से आग का एक धागा निकला जो चारों ओर फैल गया और यह तेजी से यांग ये की छाती पर फट गया। टकराना। यांग ये कुछ कदम पीछे हटा तो उसकी छाती पर खून से सना एक छेद दिखाई दिया। यांग ये ने खूनी गड्ढे को देखते हुए मन ही मन सोचा, मेरे और अर्धसंत के बीच अभी भी काफी अंतर है। इस बीच कियान यान यहाँ दिखाई दिया। कियान यान की आंखें तुरंत लाल हो गईं जब उसने देखा कि कियान मेई कितनी दयनीय स्थिति में थी और उसका पूरा चेहरा विकृत हो गया था। उसने क्रूरता से कहा, ये यांग, मैं कसम खाता हूं कि जब तक मैं तुम्हें मार नहीं दूंगा, मैं कभी नहीं रुकूंगा। नहीं, मैं तुम्हारे लिए जीने को मरने से भी बदतर बना दूंगा। जैसे ही उसने कहा, उसने एक बार फिर हमला करने का इरादा किया, लेकिन वह रुकने से पहले ही रुक गया, क्योंकि यांग ये की तलवार कियान मेई की गर्दन पर थी। यांग ये ने कहा, बुरे कुत्ते, अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, तो मैं अपनी स्वर्गीय मुसीबत से निपटने के बाद तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। लेकिन मेरे पास अभी इसके लिए समय नहीं है। अगर तुम अभी हमला करने पर अड़े रहे तो मैं तुम्हें रोक नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी पोती को मार सकता हूं। तुम कोशिश करके देख सकते हो कि तुम ज्यादा तेज हो या मैं। कियान यान हताश हो गया, लेकिन उसने अंत में हमला करने की हिम्मत नहीं की। वह बस गुस्से से चिल्लाया, ये यांग, तुम मुझे धमकाने के लिए वास्तव में एक महिला का उपयोग कर रहे हो। क्या तुम एक आदमी भी हो? इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती क्योंकि वह ही थी जो मेरे साथ मुसीबत मोल लेने आई थी। यांग ये ने आगे कहा, मैं उसे मेरे साथ मुसीबत मोल लेने की इजाजत तो नहीं दे सकती पर जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकती, है ना? कियान यान गुस्से से बोला, ये यांग, तुमने मेरी अग्नि आत्मा जाति के बहुत से सदस्यों को मार डाला है। यहाँ तक कि ग्रैंड एल्डर और टोंगफेन भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। वह एक विद्रोही प्रगाढ़ व्यक्ति है। इस बीच आधा संत जो कि कियान यान के पास खड़ा था, अचानक धीमी आवाज में बोला, एक विद्रोही प्रोफोफर। कियान यान पहले तो चौंक गया और फिर उसने यांग ये के ऊपर आसमान की ओर देखा। जब उसने काली दिव्य बिजली देखी तो उसका हाव भाव बदल गया और फिर उसने तेजी से जियाओंग की ओर देखा और गुस्से से चिल्लाया, तू कुतिया, तू मौत के लायक है। तू वास्तव में हमारे इलाके में एक विद्रोही प्रोफोफर लेकर आई है। तू मौत के लायक है। मैं तेरी आत्मा निकाल लूंगा और तुझे हमेशा के लिए जला दूंगा। अनुभव करना। अचानक यांग ये ने अपनी तलवार घुमाई और फिर कियान मेई की तीखी चीख गूंजी, जबकि उसका एक हाथ कियान यान की ओर उड़ गया। यांग ये ने कहा, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं उसके साथ तुम्हारी पूरी जाति को भी दफना दूंगा। जैसे ही उसने उस हाथ को देखा जिसमें से अभी भी खून बह रहा था, कियान यान तुरंत पागल होने की कगार पर था और एक भयानक आभा उसके अंदर से तूफान की तरह बाहर निकली। यह आभा भौतिक प्रतीत हो रही थी और इसके मार्ग में अंतरिक्ष में लहरें उठने लगी। ये यांग, मैं अपनी आत्मा की कसम खाता हूं कि अगर मैं तुम्हें नहीं मारता तो मैं अपनी आत्मा को नष्ट करने के लिए तैयार हूं। एक आत्मिक प्रतिज्ञा। अग्नि आत्मा जाति के सभी सदस्य आश्चर्यचकित थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कियान यान वास्तव में एक आत्मा प्रतिज्ञा करेगा, क्योंकि प्रगाढ़ व्यक्ति जल्दबाजी में प्रतिज्ञा नहीं कर सकता, खासकर जब एक प्रगाढ़ व्यक्ति के पास साधना का उच्च क्षेत्र हो। आखिरकार अगर कोई साधक व्रत पूरा नहीं कर पाता है तो उसके लिए आंतरिक राक्षसों से पीड़ित होना बहुत संभव है। एक बार जब आंतरिक राक्षस प्रकट हो जाते हैं तो परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं यदि आंतरिक राक्षस उस साधक पर हमला करते हैं जो साधना कर रहा है या उसे तोड़ रहा है। चूंकि कियान यान ने एक आत्मा प्रतिज्ञा की थी, यह दर्शाता है कि ये यांग और कियान यान के बीच की दुश्मनी वास्तव में अपूरणीय थी। टकराना। अचानक यांग ये के ऊपर आकाश में एक परिवर्तन हुआ।
लेई लिन के ऊपर काले रंग की दिव्य बिजली का एक स्तंभ दिखाई दिया और फिर वह अचानक लेई लिन के शरीर से टकरा गया। आह! लाइलिन की तीखी चीख गूंजी जब उसका शरीर आसमान से नीचे गिरा। यांग ये के चेहरे पर भाव बदल गए। वह अचानक से उसके पास आया और जल्दी से उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसने अभी उसे अपनी बाहों में भरा ही था कि बिजली का एक शक्तिशाली बोल्ट उसके पूरे शरीर पर अचानक से हमला कर गया, जिससे वह कांपने से बच नहीं सका। हालांकि उसने उसे जाने नहीं दिया। दर्द हो रहा है, वह कराह उठी जबकि उसके पूरे शरीर में काली बिजली दौड़ गई। यांग ये ने तुरंत राहत की सांस ली जब उसने देखा कि वह अभी भी बोल सकती है, और फिर उसने कहा, अंदर रुको। बोलते समय उसने अपना दाहिना हाथ लहराया और उसे आदिकालीन शिवालय में फेंक दिया। तुम भी अंदर जाओ। यांग ये ने बैंगनी मिंग को देखा। उसने जवाब में अपना सिर हिलाया। यांग ये को बहुत अच्छा लगा। वह जानता था कि वह उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन उसने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं उनसे निपट सकता हूँ। अंदर जाओ और मेरे लिए उसकी देखभाल करो, ठीक है। बैंगनी मिंग ने काफी देर तक हिचकिचाहट के बाद सिर हिलाया और फिर उसने यांग ये के माथे पर हल्के से चुंबन लिया, इससे पहले कि वह बैंगनी प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गई जो उसके शरीर में प्रवेश कर गई। टकराना। बैंगनी मिंग अभी प्राइमोडियल पैगोडा में प्रवेश ही कर रहा था कि अचानक बहुत सी काली बिजली चमकने लगी। जैसे ही वे आसमान में दिखाई दिए, चारों ओर विनाश की आभा छा गई, और कई विशेषज्ञ वास्तव में दबाव में आकर कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़े। इसके अलावा उनमें वास्तव में कुछ मोनाक रियल्म विशेषज्ञ भी थे। कियान यान ने अपने बगल में खड़े दूसरे अर्धसंत की ओर देखा और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में गंभीरता देखी। क्योंकि दिव्य बिजली इतनी भयानक थी कि यह उस स्वर्गीय संकट से ज्यादा कमजोर नहीं थी जिसका उन्होंने अर्धसंत क्षेत्र में आगे बढ़ने पर अनुभव किया था। वह वास्तव में एक विद्रोही प्रमथक है। कियान यान ने उग्रता से कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि स्वर्ग भी उसके अस्तित्व को बर्दाश्त करने से इनकार कर देता है, और उसने ऐसी दिव्य बिजली बरसाई है। कियान यान के बगल में बैठे बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, जियाओमान ने एक विद्रोही व्यक्ति को हमारी जाति में लाकर बहुत बड़ा अपराध किया है। कोई भी उसे दोष से मुक्त नहीं कर सकता। एक बार जब हम उसे कुचल देंगे तो उसे जाति के नियमों के अनुसार दंडित किया जाना चाहिए। मैं उन दोनों के लिए जीना मौत से भी बदतर बना दूंगा। कियान यान ने उग्रता से कहा, क्या हमें कार्रवाई करनी चाहिए? बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में पूछा। कियान यान ने अपना सिर हिलाया, वह बच्चा काफी ताकतवर है। अगर हम जल्दबाजी में हमला करेंगे तो जी किंग और कियान में ही खतरे में पड़ सकते हैं। उसे अभी अपनी मुसीबतों से बचने दो। हम मुश्किल समय में कार्रवाई करेंगे। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और फिर उसने यांग ये को देखा। यांग ये ने अपना सिर उठाया और ऊपर आसमान में काली दिव्य बिजली को देखा। इस समय काली दिव्य बिजली में निहित ऊर्जा पहले की काली दिव्य बिजली की तुलना में 10 गुना अधिक मजबूत थी। यह कोई ऐसी विपत्ति नहीं थी जिस पर सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों को विजय प्राप्त करनी थी। नहीं, यह कोई ऐसी विपत्ति थी जिस पर सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों को विजय प्राप्त करनी थी। टकराना। अचानक यांग ये के ऊपर एकत्रित हुई काली दिव्य बिजली चमकने लगी। एक पल बीता और बिजली का एक खंभा दुनिया को नष्ट करने की शक्ति लेकर यांग ये की ओर नीचे गिरा। जहां भी वह गुजरा, अंतरिक्ष इंच इंच करके ढह गया जबकि उसके पीछे एक बहुत लंबी स्थानिक दरार दिखाई दी। लगता है स्वर्ग वाकई मुझे मार डालना चाहता है। जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसकी आंखों में एक भयंकर क्रोध की झलक दिखाई दी, और फिर उसके हाथ में एक तलवार दिखाई दी। उसने उसे म्यान में रख लिया और उसके भीतर से एक भयानक आभा बाहर निकली। तोड़ दो। जैसे ही वह उग्रता से चिल्लाया, प्राचीन म्यान से तलवार की ऊर्जा की एक किरण निकली और इरादे वाली तलवार टुकड़ों में फट गई। तलवार की ऊर्जा ने आकाश में उड़ते हुए एक शानदार चमक पैदा की। जहां भी यह गुजरी, अंतरिक्ष तुरंत ढह गया जबकि इसके पीछे एक बहुत लंबी स्थानिक दरार दिखाई दी, ठीक वैसे ही जैसे कि काली दिव्य बिजली की शक्ति से हो रहा था। कितना भयानक! आसपास के असंख्य लोग यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। कियान यान और दूसरे बूढ़े आदमी के हाव भाव भी बदल गए। यह खास तौर पर कियान यान के लिए था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जिस आदमी को वह कभी चींटी समझता था, उसके पास वास्तव में इतनी भयानक ताकत होगी। सिर्फ यह हमला ही कुछ ऐसा था जिसका विरोध करना 9वीं रैंक के मोनाक रियल्म विशेषज्ञों के लिए बिल्कुल असंभव था। उसे खत्म कर दिया जाना चाहिए, कियान यान ने धीमी आवाज में कहा। बूढ़े आदमी ने भी जल्दी से सिर हिलाकर अपनी सहमति जताई, क्योंकि यांग यी ने उन्हें खतरे में डाल दिया था। सभी ने देखा कि तलवार की ऊर्जा दिव्य बिजली से टकरा रही थी। टकराना। गड़गड़ाहट गूंज उठी, और फिर तलवार की ऊर्जा और बिजली का खंभा दोनों हवा में ही फट गए। तलवार की ऊर्जा और बिजली के काले घेरे की अनगिनत किरणें आसमान में बेतरतीब ढंग से उछलीं और फिर जमीन पर बिखर गईं, जिससे जमीन पूरी तरह से तबाह हो गई। टकराना। इस बीच पिछले खंभे से दुगुना आकार का एक काला दिव्य बिजली का खंभा चमककर नीचे आया। जैसे ही वह उभरा, तलवार की ऊर्जा और काली दिव्य बिजली पूरी तरह से हवा में बिखर गई।
कियान यान के बगल में खड़े बूढ़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति उस काले दिव्य बिजली के खंभे को देखने के बाद हिंसक रूप से बदल गई थी, और वह जल्दी से चिल्लाया, राजा क्षेत्र के नीचे सभी लोग 5 किलोमीटर पीछे चले जाएं। सम्राट क्षेत्र के लोगों के अलावा अग्नि आत्मा जाति के सभी विशेषज्ञ जो उसके पीछे खड़े थे, तुरंत पीछे की ओर चमक उठे। जब वे बिजली के काले खंभे को देख रहे थे, तो न केवल अग्नि आत्मा जाति के सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों के चेहरों पर गंभीर भाव थे, बल्कि कियान यान और अन्य अर्धसंत भी ऐसे ही थे। यह किसी सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ का संकट नहीं है। कियान यान के बगल में बैठा बूढ़ा आदमी गंभीरता से बोला, आखिर वह विद्रोही गूढ़ व्यक्तियों में कौन है? उसने वास्तव में अपने ऊपर ऐसा स्वर्गीय संकट ला दिया है। ऐसा लगता है कि वह हमारे हस्तक्षेप के बिना ही मर जाएगा। कियान यान ने उग्रता से कहा, चलो ध्यान केंद्रित करें ताकि उसे हताशा में कियान मेई और जिकिंग के खिलाफ कार्रवाई करने से रोका जा सके। हा। इस बीच कियान मेई ने भयंकर हंसना शुरू कर दिया, ये यांग, ऐसा लगता है कि स्वर्ग भी तुम्हारे अस्तित्व को बर्दाश्त करने से इनकार कर रहा है। तुम मर चुके हो, तुम निश्चित रूप से मर चुके हो। यांग ये ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह उसके समय के लायक नहीं थी। इस समय यांग ये का चेहरा बेहद गंभीर था क्योंकि वह आसमान में काली बिजली को देख रहा था, क्योंकि उसे भी उसमें मौजूद ऊर्जा से गंभीर खतरा महसूस हो रहा था। टकराना। अचानक आसमान में काली दिव्य बिजली का एक और खंभा दिखाई दिया। यह खंभा पिछले खंभे से 2 गुना बड़ा था और यह तेजी से पिछले खंभे के पीछे आ गया। दोनों खंभे लगभग एक दूसरे से जुड़े हुए थे और बिजली का एक बहुत लंबा खंभा बन गया था जो यांग की ओर गिर रहा था। टकराना। यह यहीं खत्म नहीं हुआ। काली दिव्य बिजली का एक तीसरा खंभा दिखाई दिया और फिर एक चौथा और एक पांचवा। उनमें से हर एक बिजली के पिछले खंभे से 2 गुना बड़ा था। पीछे हटो। कियान यान और उसके बगल में बैठे बूढ़े आदमी की आंखों में खौफ था और उन्होंने बाकी लोगों को 5 किलोमीटर पीछे ले जाने में संकोच नहीं किया। अध्याय 712 क्लेश बिजली का रूप लेना। दिव्य बिजली के 5 काले खंभे एक के बाद एक नीचे उतरे, और जब वे यांग ये की ओर उतरे तो विनाश की भयावह आभा लिए हुए थे। उनके भीतर की भयावह आभा के कारण यांग यी के आसपास की इमारतें तुरंत ही पाउडर में तब्दील हो गईं, जबकि 5 किलोमीटर के क्षेत्र में जमीन लगभग 1 किलोमीटर नीचे तक धंस गई। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया का अंत आ गया है। इन दिव्य बिजली के स्तंभों से निकलने वाले दबाव के केंद्र में यांग यी एक हिंसक तूफान के केंद्र में एक लकड़ी की नाव की तरह था, और वह बिल्कुल कमजोर और छोटा था। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जब उसने उन्हें नीचे उतरते देखा, और फिर उसकी आंखों में क्रूरता भर गई। यह क्लेश ऐसा कुछ नहीं है जिसका अनुभव मोनार्क रियल्म के विशेषज्ञ को करना चाहिए। यहां तक कि अर्धसंत भी इसे दूर करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। टकराना। तलवार की एक भयानक किरण आकाश में उछली और उसने यांग यी के ऊपर एक अवरोध बना दिया तथा दिव्य बिजली से आने वाले भयानक दबाव का प्रतिरोध किया। ओह! प्राचीन म्यान के भीतर से तलवार की आवाज आकाश में उठी। यांग ये ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी मुट्ठी में एक इरादे वाली तलवार को संघनित किया, और फिर वह क्रूरता से बोला, चूंकि आपने मुझे जीने से मना कर दिया है, तो मैं आपकी अवहेलना करूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, उसने तेजी से अपनी तलवार म्यान में डाली और खींच ली। तलवार की तीखी आवाज गूंजी, जैसे प्रकाश की एक किरण आकाश में चमकी, और अपने पीछे प्रकाश की एक लंबी लकीर छोड़ती हुई वह पूरे रास्ते अंतरिक्ष को चीरती हुई आकाश में चमकती काली दिव्य बिजली की ओर बढ़ी। 12वें स्तर की तलवार की मंशा। कियान यान के बगल में बैठा बूढ़ा व्यक्ति अनजाने में चिल्लाया, जबकि उसकी आंखों में सदमा भर गया, यह कैसे संभव हो सकता है? उसके पास वास्तव में दूसरे स्तर की स्वर्ग रैंक की तलवार की मंशा है, और वह हमला वास्तव में 7 हमलों को एक साथ ओवरलैप करता है। मुझे भी उस हमले की ताकत से निपटने में सावधान रहना होगा। इतना दुर्जय तलवार साधक विद्रोही डीपफो के बीच कैसे प्रकट हो सकता है? यह कैसे संभव हो सकता है? कियान यान का चेहरा अत्यंत उदास था, वह चुपचाप खड़ा था, केवल उसकी मुट्ठियां कसकर बंद थीं, जबकि उसकी गहन ऊर्जा उसके भीतर प्रवाहित होने लगी थी। जियाओं ने तलवार की ऊर्जा को देखते हुए धीरे से कहा, आप एक विद्रोही प्रोफोफर नहीं हैं, आप एक विद्रोही प्रोफोफर नहीं हैं। मैं जानती हूं आप कौन हैं। यहां मौजूद हर व्यक्ति ने देखा कि यांग ये की तलवार की ऊर्जा दिव्य बिजली से टकराए। टकराना। क्षितिज पर एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, और फिर तलवार की ऊर्जा और काली दिव्य बिजली अलग अलग हो गई। हालांकि बिजली के दूसरे काले खंभे ने बिजली और तलवार की क्यूई के धागों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जो टकराव से बचे थे, और फिर यह बिल्कुल भी धीमा नहीं हुआ क्योंकि यह यांग ये की ओर नीचे की ओर बढ़ता रहा। ठीक इसी क्षण एक और तलवार की आवाज गूंजी, और फिर तलवार की ऊर्जा की एक और किरण आकाश में बिजली के उस खंभे की ओर बढ़ी। तलवार ऊर्जा के 8वें ओवरलैप किए गए धागे। कियान यान के बगल में बैठा बूढ़ा आदमी एक बार फिर अनायास ही चिल्लाया, यह कैसे संभव हो सकता है? वह वास्तव में 8 हमलों को तुरंत ओवरलैप करने में सक्षम था। उसने यह कैसे हासिल किया? कियान यान चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में भी सदमे की झलक थी।
हालांकि तलवार की ऊर्जा की ये अतिव्यापी किस्में उसे मार नहीं सकती थी, और वह उन्हें अलग भी कर सकता था, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि यह उसके लिए एक खतरा था। इसके अलावा यह हमला एक ऐसे डिपोरफर द्वारा किया गया था जो अभी अभी मोनाक दायरे में आगे बढ़ा था। यदि वह अर्धसंत क्षेत्र को प्राप्त कर लेता है। कियान यान ने इस विचारधारा को आगे नहीं बढ़ाया क्योंकि परिणाम उसे बेहद असहज महसूस कराता। यहाँ उपस्थित सभी लोगों ने देखा कि तलवार की ऊर्जा बिजली के दूसरे स्तंभ से टकराना। जैसे ही वे एक दूसरे के संपर्क में आए, पूरे क्षितिज में गड़गड़ाहट शुरू हो गई और फिर पूरा आसमान हिंसक रूप से कांपने लगा। उसी समय तलवार की ऊर्जा और दिव्य बिजली से आए भयानक दबाव के प्रभाव से जमीन 100 मीटर और नीचे धंस गई। टकराना। एक और बड़ा धमाका हुआ। यह टक्कर के बाद आए झटके के कारण हुआ था। यांग ये ने अपना दाहिना हाथ कस लिया और उसे म्यान में डालने से पहले उसकी मुट्ठी में एक तलवार दिखाई दी। जब वह एक साथ दायरे में था, तब वह अधिकतम 7 हेवन रेंज को ही ओवरलैप कर सकता था। लेकिन एक बार जब वह मोनाक दायरे में आगे बढ़ा, तो उसकी समग्र शक्ति में बहुत सुधार हुआ, और साथ ही उसकी शारीरिक शक्ति में भी सुधार हुआ। इसलिए वह तुरंत कम से कम 10 हेवन रेंज को ओवरलैप कर सकता था। अगर वह परिणामों की अनदेखी करता, तो वह 11 हेवन रेंज को ओवरलैप भी कर सकता था। हालांकि इससे उसकी गहन ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा समाप्त हो जाती। भले ही वह अब सम्राट क्षेत्र में था, फिर भी उसके भीतर की गहन ऊर्जा उसके लिए बिना किसी रोक टोक के ओवरलैप किए गए हेवन रेंज को निष्पादित करने के लिए अपर्याप्त थी। उनके अनुमानों के अनुसार अगर वह 10 ओवरलैप किए गए हेवन रेंज को निष्पादित करता, तो उसके पास मौजूद गहन ऊर्जा की वर्तमान मात्रा केवल 5 बार ऐसे हमलों को झेल सकती थी। यह कहा जा सकता है कि भले ही वह अर्धसंत को पराजित न कर सके, लेकिन वह निश्चित रूप से अपनी वर्तमान शक्ति से बचकर निकल सकता है। ठीक उसी समय जब यांग ही एक बार फिर अपनी तलवार खींचने वाला था, आकाश में काली बिजली के अंतिम 3 खंभे हिलना बंद हो गए थे। यांग ये ने भौहें सिकोड़ी और फिर उसके चेहरे के हाव भाव अचानक बदल गए, क्योंकि दिव्य बिजली के काले खंभे अचानक एक साथ मिल गए थे, और वे एक क्षण के लिए विकृत हो गए, और फिर एक काले बिजली वाले ड्रैगन में परिवर्तित हो गए जो 3 किलोमीटर लंबा और 600 मीटर चौड़ा था। इसने आकार ले लिया है। कियान यान के बगल में बैठा बूढ़ा आदमी आश्चर्य से बोला, संकट बिजली केवल अर्धसंत क्षेत्र में घुसने पर ही आकार लेती है। वह व्यक्ति तो सम्राट क्षेत्र का एक प्रखर व्यक्ति है। वह कैसे संकट बिजली को आकार दे सकता है? वह एक विद्रोही प्रोफोर्थर है। कियान यान की आवाज में खुशी की झलक थी जब उसने कहा, अगर यह कोई और साधारण व्यक्ति होता, तो स्वर्ग निश्चित रूप से एक सम्राट दायरे के प्रोफोर्थर पर ऐसी विपत्ति बिजली गिरने की अनुमति नहीं देता। हालांकि वह एक विद्रोही प्रोफोर्थर है। चूंकि वह एक विद्रोही प्रोफोर्थर है, इसलिए जो कुछ भी समझ में नहीं आता है उसे अभी भी समझाया जा सकता है। क्योंकि स्वर्ग उसकी मृत्यु चाहता है और उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहता। कियान यान के बगल में बैठे बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, वह वास्तव में बहुत साहसी है जो हमारी अग्नि आत्मा जाति के क्षेत्र में अपने स्वर्गीय क्लेश को दूर करने की कोशिश करने की हिम्मत करता है। क्या वह सोचता है कि हमारी जाति में कोई भी सक्षम नहीं है? कार्रवाई के लिए तैयार रहो। यह बिजली का ड्रैगन शायद आखिरी हमला है। हमें कार्रवाई करनी ही होगी, चाहे वह इसका प्रतिरोध करने में सक्षम हो या नहीं। कियान यान ने कहा, मैं समझता हूँ। गर्जन। विशाल बिजली ड्रैगन अचानक यांगी पर उग्र रूप से दहाड़ा, और फिर असीम ड्रैगन दबाव और बिजली की शक्ति ने स्वर्ग और पृथ्वी को ढक लिया और बारिश हुई जैसे कि आकाश टूट रहा था। सभी लोग 5 किलोमीटर पीछे हटें। नहीं, 10 किलोमीटर पीछे हटें। कियान यान के बगल में बैठा बूढ़ा आदमी चौंक कर बोला, क्योंकि आसपास के एक साल्ट रियल्म विशेषज्ञ वास्तव में ड्रैगन प्रेशर और बिजली की ताकत के सामने जमीन पर गिर गए थे, और ऐसा लग रहा था कि वे पूरी तरह से अपनी ताकत खो चुके थे। यह सिर्फ एक साल्ट रियल्म विशेषज्ञ ही नहीं थे, यहाँ तक कि कुछ मोनाक रियल्म विशेषज्ञ भी कांपने लगे थे और ऐसा लग रहा था कि वे अपने घुटनों पर गिरने के कगार पर थे। दूसरी ओर, यांगी के पास खड़ी महिलाओं के चेहरे का रंग पीला पड़ गया था और उनके शरीर कांप रहे थे। यह खास तौर पर कियान मेई के लिए था जो घायल हो गई थी। वह पागलों की तरह कांप रही थी और कांप रही थी। जियाओमान और जू जिक्विंग की हालत थोड़ी बेहतर थी, लेकिन वे भी कांप रहे थे। ये यांग, कियान मेई और जीकिंग को सौंप दो या मैं तुम्हें टुकड़ों में काट दूंगा। कियान यान गुस्से से भड़क उठा जब उसने देखा कि कियान मेई किस हालत में थी, और वह हमला करने वाला था। यांग ये ने कियान यान पर ठंडी नजर डाली और कहा, बूढ़े कुत्ते, अगर तुमने एक और शब्द बोला तो मैं उसे अभी मिटा दूंगा। कियान यान हताश हो गया और वह बोलने ही वाला था कि उसके बगल में खड़े बूढ़े आदमी ने उसे रोका और कहा, उसे परेशान मत करो। वह निश्चित रूप से इस समय पागल होने की कगार पर है और वह कुछ भी करने में सक्षम है। कियान यान ने एक गहरी सांस ली और बलपूर्वक अपने क्रोध को नियंत्रित किया, और वह यांग ये को नाराजगी से देखता रहा। यांग ये ने कियान यान पर कोई ध्यान नहीं दिया, और इसके बजाय उसने जियाउन को देखा, अगर मैंने तुम्हें अभी जाने दिया तो वे निश्चित रूप से तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। तुम्हारे दादाजी के यहाँ आने के बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा।
जैसे ही उसने बात की, 10 तलवारें चमक उठीं और जियाउन के ऊपर हवा में चक्कर लगाने लगीं। 12वें स्तर की तलवार की मंशा ने उन्हें ऊपर से आने वाले ज्यादातर दबाव को तुरंत रोकने की अनुमति दी और इसने जियाउन की स्थिति को कम कर दिया। जियाओमान ने कुछ नहीं कहा और वह बस यांग ये को देखती रही। गर्जन। इस बीच आकाश में विशाल बिजली ड्रैगन ने अपना मुंह खोला और यांग ये पर दहाड़ने लगा, और फिर उसके मुंह के भीतर से बिजली का एक विशाल काला स्तंभ जो 300 मीटर मोटा था, निकला और एक भयानक आभा उत्सर्जित करते हुए यांग ये की ओर टूट पड़ा। यांग ये की आंखों में एक भयंकर चमक उभरी जब उसने अपनी तलवार की मूठ पकड़ी और उसे तेजी से खींचा। तलवार की ऊर्जा की किरण आसमान में उछली और वह तेजी से बिजली के खंभे से टकरा गई। टकराना। तलवार की ऊर्जा के चारों ओर फैलने से एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। बिजली के खंभे के लिए यह केवल थोड़ा सा हिला और फिर यांग ये की ओर गिरने पर बिल्कुल भी धीमा नहीं हुआ। यांग ये की पुतलियां सिकुड़ गईं। आखिरकार उस हमले में 8 हेवन रेंज थे जो एक साथ ओवरलैप हो गए थे। हालांकि ऐसा हमला वास्तव में उसे केवल थोड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाने में सक्षम था। यांग ये के पास सोचने का समय नहीं था क्योंकि यह उसके सिर के ऊपर आ चुका था। उसने इरादे की तलवार म्यान में रखी और उसे खींच लिया। तलवार की ऊर्जा की एक और किरण आसमान में चली गई। तलवार की ऊर्जा की यह किरण पिछली तलवार की ऊर्जा की किरण से ज्यादा तेज और शक्तिशाली थी क्योंकि इसमें 9 हेवन रेंज थे जो एक दूसरे पर ओवरलैप हो गए थे। तलवार की ऊर्जा बिजली के खंभे से टकराए और एक विस्फोट होने से पहले यह हिंसक रूप से कांप उठा। तलवार की ऊर्जा और बिजली का खंभा दोनों एक ही समय में फट गए। हर जगह तलवार की ऊर्जा और काली दिव्य बिजली फैल गई, अंतरिक्ष तुरंत फट गया और पूरा आकाश अस्त व्यस्त हो गया। गर्जन। इस बीच विशाल बिजली ड्रैगन अचानक एक बार फिर से उग्र रूप से दहाड़ा और फिर उसने अपनी पूंछ लहराई और यांग ये की ओर टूट पड़ा। बिजली ड्रैगन के चारों ओर गहरे काले रंग की दिव्य बिजली की अनगिनत चमकें टिमटिमा रही थीं, और वे एक जाल की तरह थे जिसने बिजली ड्रैगन को घेर लिया था, जिससे वह काफी चौंकाने वाला लग रहा था। जब बिजली का ड्रैगन यांग ये पर उतरा तो उसके नीचे की जमीन लगातार धंस रही थी। यांग ये के आसपास की जमीन 1 किलोमीटर से ज्यादा नीचे धंसने में एक सांस से भी कम समय लगा और यह अभी भी बहुत तेज गति से नीचे धंस रही थी। यांग ये की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, अपनी मुट्ठी में एक तलवार कसी और उसे म्यान में रख लिया। हेवन रेंड। क्रिटिकल स्ट्राइक। जैसे ही उसने कहा, तलवार की ऊर्जा की एक शानदार किरण चमक उठी और पूरा आकाश उसकी उपस्थिति में हिल गया। यह एक ऐसा हमला था जिसमें 11 ओवरलैप्ड हेवन रेंज थे जिन्हें क्रिटिकल स्ट्राइक तकनीक के तीसरे चरण द्वारा बढ़ाया गया था। यह सबसे शक्तिशाली हमला था जो यांग ये अभी तक कर सकता था। अगर उसके पास खुद को सहारा देने के लिए तलवार नहीं होती, तो शायद वह इस हमले को अंजाम देने के बाद जमीन पर गिर जाता, क्योंकि इस हमले ने उसके अंदर की सारी गहन ऊर्जा को तुरंत खत्म कर दिया था। यांग यी ने बिना किसी हिचकिचाहट के 1000 साल पुराना फायर क्रिस्टल निकाला और उसे निगल लिया, और फिर उसने अपना सिर उठाया और आकाश की ओर देखा। टकराना। पूरे आसमान में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। हर कोई देख रहा था कि यांग ये की तलवार की ऊर्जा की चमक धीरे धीरे गायब हो गई। कुछ ही देर में एक और धमाका हुआ और यांग ये की तलवार की ऊर्जा अलग हो गई। उसके बाद बिजली का ड्रैगन जो काफी कमजोर हो गया था, तेजी से नीचे उतरा और यांग ये के सामने आ गया। यांग ये की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना दाहिना हाथ हिलाया और ऊर्जा की एक किरण ने जियाउन को दूर धकेल दिया। लगभग उसी समय एक विशाल हथेली ने जिंगकिंग और कियान मेई को पकड़ लिया। टकराना। यांग ये तुरंत बिजली के ड्रैगन के नीचे लिपटा हुआ था। अध्याय 713 इरादा प्रज्वलन। इरादा प्रज्वलन फिर से। टकराना। यांग ये पूरी तरह से बिजली के ड्रैगन के नीचे लिपटा हुआ था, जबकि बिजली के अनगिनत आग आसपास की ओर बह गए और एक मजबूत बिजली क्षेत्र का निर्माण किया। नहीं, जियाउन तब दंग रह गई जब यांग ये ने उसे एक तरफ धकेल दिया, और जब वह सदमे से उभरी तो उसने देखा कि यांग ये को बिजली के ड्रैगन ने निगल लिया है। उसने बिजली के क्षेत्र की ओर तुरंत हमला करने में संकोच नहीं किया। हालांकि कुछ ही देर में उसे वहां की काली दिव्य बिजली ने पीछे धकेल दिया, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया और पागल औरत की तरह बार बार हमला किया। क्या वह मर चुका है? हाफ सेंट दायरे में रहने वाला बूढ़ा आदमी जो कियान यान के बगल में खड़ा था, उनके सामने खाई में झांक रहा था। हाँ, जिस क्षेत्र में यांग ये रहता था, वह खाई में डूब गया था और यह खाई जमीन से लगभग 3000 किलोमीटर नीचे थी। यह सब बिजली ड्रैगन के कारण हुआ था। मैं उसकी आभा को महसूस नहीं कर सकता। कियान यान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अवज्ञाकारी लोग मर नहीं सकते, इसलिए उसे जीवित रहना चाहिए। यह भी अच्छा है क्योंकि तभी मुझे अपने दिल में छिपी नफरत को बाहर निकालने का मौका मिलेगा। रसातल के तल पर बिजली के भयानक चाप पूरे क्षेत्र में फैल रहे थे और उनके कारण जमीन काली हो गई थी। पूरे क्षेत्र को जलकर काला होने में बस एक पल लगा। तुम मर नहीं सकती, तुम मर नहीं सकती। इस समय जियाउन चोटों से लथपथ थी, फिर भी वह बार बार रसातल की ओर झपटती रही।
जब यांग ये ने अपनी 12वीं स्तर की तलवार की मंशा का खुलासा किया तो उसे पता चल गया कि वह गलत थी। वह जिस आदमी को उठाकर वापस लाई थी वह बिल्कुल भी विद्रोही नहीं था। उसने उसे गलत समझा था और उसे मारने की भी कोशिश की थी। हालांकि वह अभी भी महत्वपूर्ण क्षण में उसे बचाना नहीं भूला था। मुझे उसे बचाना होगा। जियाओं के दिमाग में बस यही विचार था। अचानक घटनाओं में अप्रत्याशित मोड़ आया। जो बिजली आसपास की ओर बह रही थी वह वास्तव में उस जगह पर आने लगी जहां यांग ही पहले खड़ा था, और कुछ ही समय में जमीन के नीचे बिजली का एक बहुत बड़ा काला गोला दिखाई दिया। क्या हो रहा है? कियान यान के पास खड़ा अर्धसंत आश्चर्यचकित था। कियान यान की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसकी ढीली मुट्ठियां एक बार फिर धीरे धीरे आपस में बंध गईं। बिजली का गोला सिकुड़ रहा है, किसी ने आश्चर्य से कहा। सभी ने देखा कि बिजली का गोला तेजी से सिकुड़ रहा था। कुछ ही समय में वह इतना छोटा हो गया कि उनकी आंखों के सामने दो आकृतियां दिखाई देने लगीं। वे दोनों आकृतियां उनके लिए बहुत परिचित थीं क्योंकि यह यांग ये और लेई लिन थे जिन्होंने शुरुआत में काली दिव्य बिजली को निगल लिया था। इस समय लेई लिन के बाएं हाथ के ऊपर बिजली की एक छोटी सी काली गेंद तैर रही थी, जबकि पंखों की एक छोटी जोड़ी जो बिजली से बुनी हुई लग रही थी उसकी पीठ पर थी। दूसरी ओर यांग ये अपने दाहिने घुटने को जमीन पर टिकाकर खुद को सहारा दे रहा था, जबकि उसके हाथों में एक तलवार थी जिसे जमीन में घोंप दिया गया था। यह स्पष्ट था कि अगर उसे तलवार का सहारा न मिलता तो वह जमीन पर गिर जाता। वह वास्तव में ठीक है, कियान यान के बगल में बैठे बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा। कियान यान की आंखों में क्रूरता की एक झलक उभरी और उसने कहा, हमला करो। जैसे ही उसने बात की, कियान यान ने अपनी उंगली हिलाई और गहरे भूरे रंग की लपटों की एक लपट तुरंत यांग ये की ओर बढ़ी। लपटें बहुत तेज थीं और तुरंत यांग ये के सामने आ गईं। हालांकि लेई लिन अचानक यांग ये के सामने आ गई और फिर उसने काली बिजली की गेंद फेंकी। यह बिजली के बोल्ट की तरह आगे बढ़ी और लपटों से टकरा गई। टकराना, ज्वाला तुरंत टुकड़ों में बिखर गई और फिर बिजली का गोला लेई लिन के पास लौट आया। कियान यान दंग रह गया और फिर उसकी नजर लेई लिन पर पड़ी। उसने एक पल के लिए उसे परखा और फिर कहा, तुम एक स्प्राइट किंग हो। यह कैसे संभव हो सकता है? स्प्राइट किंग क्या था? दरअसल एक प्राकृतिक खजाना जिसने वास्तव में अपनी चेतना प्राप्त कर ली थी और मानव रूप ले सकता था, उसे स्प्राइट किंग माना जाता था। ऐसे स्प्राइट किंग अब साधारण प्राकृतिक खजाने से तुलनीय नहीं थे क्योंकि उनके पास मनुष्यों की तरह सच्ची बुद्धि थी। इसके अलावा उनकी ताकत साधारण प्राकृतिक खजाने की तुलना में बहुत अधिक भयानक थी और वे स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा संरक्षित थे। प्राचीन काल बीत जाने के बाद इस तरह के स्प्राइट राजा अब दुनिया में पैदा नहीं हुए थे। बेशक पवित्र भूमि में ऐसे स्प्राइट राजा थे, हालांकि वह उन दोनों को जानता था। इसके अलावा वे प्राचीन काल से पवित्र भूमि के भीतर पारित किए गए थे। फिर भी अब उसने वास्तव में एक और स्प्राइट राजा पर नजर डाली थी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो वह कैसे चौंक नहीं सकता था? लेकिन जल्द ही उसकी आंखों में उत्साह दिखने लगा, क्योंकि अगर वह इसे सोख लेता तो उसकी ताकत कम से कम दोगुनी हो जाती। बड़े भाई ये ने कहा कि तुम एक बूढ़े कुत्ते हो। मैं तुमसे बात करने से इनकार करती हूँ। लेई लिन ने स्पष्ट और मधुर स्वर में बोलते हुए पलकें झपकाईं। कियान यान गुस्से में था, तुम मौत को दावत दे रहे हो। जैसे ही उसने कहा, उसने दूर से लेई लिन की ओर अपनी दाहिनी हथेली थपथपाई और एक विशाल हथेली चमक उठी और यांग ये और लेई लिन की ओर जोर से थपथपाए। लेई लिन ने पलकें झपकाईं और ऐसा लगा कि वह डर गई है, इसलिए वह जल्दी से भाग गई और यांग ये की पीठ के पीछे छिप गई। लेकिन कुछ ही देर में वह एक बार फिर आगे बढ़ गई क्योंकि उसे याद आ गया था कि यांग ये इस समय बहुत घायल अवस्था में है। वह लगातार बिजली के काले गोले को थपथपाती रही और थपथपाते समय उसने उस पर फूंक भी मारी। कुछ ही समय में वह मुट्ठी के आकार से बढ़कर एक वयस्क की खोपड़ी के आकार का हो गया। उसके बाद उसने उसे जोर से थपथपाया और वह बिजली के बोल्ट की तरह आगे बढ़ा और विशाल हथेली से टकराया। टकराना, बिजली के गोले के फटने से एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और फिर विशाल हथेली उनकी ओर गिर पड़ी। लेई लिन का चेहरा पीला पड़ गया और वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। सौभाग्य से अचानक एक हाथ ने उसका हाथ थाम लिया और फिर यांग ये उसके सामने खड़ी थी। स्लैश, प्राचीन म्यान के भीतर रखी हुई इरादे की तलवार खींची गई। इरादे की तलवार खुद ही टूट गई, जबकि प्रकाश की एक किरण विशाल हथेली की ओर बढ़ी। हालांकि उसी समय यांग ये के मुंह से खून की एक बूंद निकली। टकराना, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, तलवार की ऊर्जा और विशाल हथेली फटकर बिखर गई। यांग ये ने 10 से अधिक चरम श्रेणी के ऊर्जा पत्थरों को निकाला और उन्हें अपनी जेब में रख लिया, और फिर उसने पागलों की तरह उनमें से ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। सावधान! ठीक इसी समय जियाओं की भयभीत आवाज गूंजी। यांग ये की अभिव्यक्ति बदल गई और वह तेजी से घूम गया। वह अभी मुड़ा ही था कि ऊर्जा से बनी एक हथेली उसकी छाती से टकराए। टकराना, यांग ये का पूरा शरीर पीछे की ओर उड़ते हुए एक चाप में मुड़ गया और उसके मुंह से खून की एक बूंद हवा में फैल गई।
हाफ सेंट रियल्म का बूढ़ा आदमी उससे बहुत दूर नहीं खड़ा था और उसने अपना दाहिना हाथ लेइलिन की गर्दन के चारों ओर कसकर लपेटा हुआ था जबकि लेइलिन लगातार संघर्ष कर रहा था। यांग यी की आंखें क्रोध से लगभग फट गईं। ठीक इसी समय यांग यी की अभिव्यक्ति फिर से बदल गई और उसने अपने शरीर को हवा में जोर से घुमाया। उसने अभी अपना शरीर घुमाया ही था कि कियान यान उसके सामने आ गया। उसी समय एक जलती हुई तलवार सीधे उसके सीने पर आकर लगी। अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उसने बूढ़े आदमी के हमले की ताकत को पूरी तरह से खत्म नहीं किया था, इसलिए वह अपने शरीर को एक तरफ नहीं कर सका। अनुभव करना। अचानक उसके सामने एक सुंदर आकृति प्रकट हुई जबकि उसने मांस में से तलवार के जलने की आवाज सुनी। नहीं, यांग ये की आंखें तुरंत लाल हो गईं जबकि उसके भीतर से 100 तलवारें चमक उठीं और वे उस महिला के चारों ओर घूम गईं जो उसके सामने खड़ी थी और उसने कियान यान पर पागलों की तरह गोली चलाई जिसके हाथ में जलती हुई तलवार थी। कियान यान के हाव भाव थोड़े बदल गए और उसने तेजी से तलवार को बिना रुके घुमाया। जब उसने उन सभी तलवारों को पूरी तरह से रोक दिया तो यांग ये 300 मीटर दूर था और यांग ये ने एक महिला को अपनी बाहों में ले रखा था। वह महिला कोई और नहीं बल्कि जियाओमैन थी। यह जियाओमैन ही था जिसने उसके लिए उस हमले को रोका था। हा हा हा, कियान यान ने जोर से हंसते हुए कहा, ये यांग, यह वास्तव में दर्दनाक है न? मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए जीना मौत से भी बदतर बना दूंगा। चिंता मत करो, यह तो बस शुरुआत है। मैं उस महिला और उस छोटी लड़की को तुम्हारी आंखों के सामने सबसे क्रूर और अमानवीय अपमान सहने दूंगा। जहां तक तुम्हारी बात है, चिंता मत करो। भले ही तुम मर नहीं सकती, लेकिन मैं तुम्हारे साथ गलत व्यवहार नहीं करूंगा। मैं इस दुनिया में यातना और सजा के हर एक तरीके को तुम पर आजमाऊंगा। यांग ये ने न केवल उसे 10,000 साल पुराने फायर क्रिस्टल खोने पर मजबूर किया था, बल्कि यांग ये ने उसकी इकलौती पोती को भी इस हद तक प्रताड़ित किया था। इसलिए वह अपने दोनों हाथों से बदला लेने में सक्षम होने पर बहुत खुश था। यांग ये ने जियाउन को अपनी बाहों में पकड़ रखा था जबकि उसने अपने बाएं हाथ से उसकी छाती पर जलते हुए छेद को ढक दिया था और वह अपनी आवाज में दर्द के साथ बोला, तुम मूर्ख छोटी लड़की हो। क्या तुम जानती हो कि वह मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता? वह मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो मेरे लिए उस तलवार को क्यों रोक रही हो? क्या तुम मुझे 2 जीवन का कर्जदार बनाने की कोशिश कर रही हो? मेरे पास केवल एक ही जीवन है। मैं तुम्हें चुका नहीं सकता। उसका भौतिक शरीर पहले से ही उस हमले का विरोध करने में पूरी तरह सक्षम था। बेशक उसे भारी चोट लगेगी क्योंकि कियान यान एक अर्धसंत था और सम्राट क्षेत्र का विशेषज्ञ नहीं था। भले ही उसका शरीर मजबूत था, लेकिन यह अर्धसंतों के हमलों की अनदेखी करने के लिए मजबूत नहीं था। मैंने पहले तुम्हें गलत समझा था और तुम पर हमला भी किया था। तुम मुझसे नाराज नहीं हो, है न? जियाउन की आभा कमजोर थी और उसकी आवाज मच्छर की भिनभिनाहट की तरह नर्म थी। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं इसके लिए तुम्हें दोष नहीं देता। मैंने कभी ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर तुम नहीं होते तो मैं मर जाता। मैं बस यही सुनना चाहती थी। जियाउन मुस्कुराई और फिर उसकी मुस्कान गायब हो गई। यांग ये ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर लीं, जबकि उसका हाथ जियाउन की छाती से नीचे सरक गया। जियाउन की छाती पर अभी भी मुट्ठी भर छेद जल रहा था और उसके आंतरिक अंगों में आग की लपटें उठ रही थीं। वह केवल सम्राट क्षेत्र में थी, इसलिए वह कियान यान जैसे अर्धसंत की पूरी ताकत कैसे झेल सकती थी? जब तलवार उसके शरीर में घुसी तो उसके आंतरिक अंग तुरंत नष्ट हो गए थे। यांग ये ने गहरी सांस ली, अपने दाहिने हाथ को हल्के से हिलाया और जियाओमान की लाश को आदिकालीन शिवालय में रख दिया। उसकी लाश अभी आदिकालीन शिवालय में प्रवेश ही कर रही थी कि जियाओमान की आत्मा धीरे धीरे उसकी लाश से बाहर निकल आई। जियाओमान, जो अपनी आत्मा के रूप में थी, ने आसपास के वातावरण को अचंभित होकर देखा और फिर एक विस्फोट हुआ। उसकी आत्मा टुकड़ों में फट गई और अनगिनत टुकड़ों में बदल गई जो आसपास के वातावरण में बिखर गए। बड़े भाई, ये लेइलिन अभी भी संघर्ष कर रही थी जबकि बूढ़े आदमी ने उसका गला पकड़ रखा था और पानी के क्रिस्टलीय और पारदर्शी मोती उसकी आंखों से टपक रहे थे जबकि वह लगातार यांग ये को पुकार रही थी। यांग ये धीरे से खड़ा हुआ और आसपास के फायर स्पिरिट रेस के सदस्यों पर नजर डाली, फिर उसने कहा, मुझे जियाओमैन ने बचाया था, इसलिए न केवल मेरे मन में फायर स्पिरिट रेस के प्रति कोई दुश्मनी थी, बल्कि मैं बहुत आभारी भी महसूस करता था। हालांकि आपने मुझ पर तब हमला किया जब मैं अपने स्वर्गीय क्लेश पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। न केवल आपने मुझे सफलता के कगार पर ही विफल कर दिया, बल्कि आपने जियाओमैन की मौत का भी कारण बना। मैं, यांग ये, मुझ पर की गई दयालुता का बदला चुकाता हूं और मैं स्वाभाविक रूप से अपनी किसी भी दुश्मनी का बदला लेता हूं। आज फायर स्पिरिट रेस का हर एक सदस्य जिसे मैं देखता हूं मर जाएगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके भीतर से 12वें स्तर की तलवार की मंशा पागलपन की हद तक उमड़ पड़ी और फिर वह लगभग भौतिक तलवार की मंशा जलने लगी। इरादा प्रज्वलन। यांग यी की आभा बिना अंत के विस्फोटक रूप से बढ़ रही थी। सम्राट क्षेत्र का दूसरा रैंक, सम्राट क्षेत्र का तीसरा रैंक, सम्राट क्षेत्र का 5वां रैंक, सम्राट क्षेत्र का 9वां रैंक। फिर भी यह अभी भी बढ़ रहा था।
अध्याय 714 अंतहीन वध। यांग यी की साधना लगातार बढ़ती गई और एक पल में ही वह सम्राट क्षेत्र के 9वें रैंक तक तेजी से बढ़ गया। हालांकि उसकी तलवार की मंशा स्वर्ग रैंक के पहले स्तर तक गिर गई। अग्नि आत्मा जाति के असंख्य विद्वान जो आसपास खड़े थे आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने उसे तुरंत सम्राट क्षेत्र की 9वीं रैंक प्राप्त करते देखा। वह अभी कुछ ही देर पहले टूटा है, लेकिन अब वह 9वें स्थान पर है। यह कैसे संभव हो सकता है? वह सम्राट क्षेत्र में पहुंचते ही सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों को तुरंत नष्ट करने में सक्षम था। अब उसकी ताकत कितनी भयानक होगी, इस बिंदु तक सोचते हुए वे सभी भयभीत होने से नहीं बच सके। यांग यी की साधना तो रुक गई, लेकिन उसकी आभा अभी भी बढ़ रही थी। कुछ ही समय में उसकी आभा पहाड़ या समुद्र जैसी हो गई, जिसने यहाँ सभी पर भारी दबाव डाला। कियान यान और बूढ़ा आदमी भी इस दृश्य को देखकर दंग रह गए। उन दोनों को उम्मीद नहीं थी कि इस आदमी, ये यान की ताकत वास्तव में सम्राट क्षेत्र के 9वें रैंक तक विस्फोटक रूप से बढ़ेगी। हालांकि उनकी ताकत और समझदारी की क्षमता ने उन्हें जल्दी से यह निर्धारित करने की अनुमति दी कि क्या हुआ था। कियान यान ठंडी हंसी हंसा, ये यान, भले ही मोनाक दायरे के 9वें रैंक तक बलपूर्वक पहुंचने के लिए एक गुप्त तकनीक पर निर्भर रहने से आपकी ताकत में बहुत सुधार हुआ है, लेकिन यह अंत में केवल एक पल के लिए है। हंसने वाली बात यह है कि आपने वास्तव में कहा कि आप मेरी अग्नि आत्मा जाति का वध करना चाहते हैं। यह वास्तव में हास्यास्पद और अत्यंत मूर्खतापूर्ण है। यांग ये ने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी मुट्ठी में एक इरादे वाली तलवार को संघनित किया, और फिर उसने उसे म्यान में डाल दिया और वह उग्रता से बोला, तुम बूढ़े कुत्ते। अग्नि आत्मा जाति को तुम्हारे और तुम्हारी पोती के कारण एक ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसे वह कभी भी सहन नहीं कर पाएगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी तलवार म्यान से बाहर निकल गई। तलवार की आवाज आसमान में गूंज उठी। तलवार की ऊर्जा की एक किरण आगे की ओर चमकी, और यह इतनी तेज थी कि कुछ मोनाक क्षेत्र विशेषज्ञ भी इसे देख पाने में सक्षम नहीं थे। यह एक ऐसा हमला था जिसमें 15 ओवरलैप्ड हेवन रेंज, क्रिटिकल स्ट्राइक तकनीक का तीसरा चरण और लाइट स्पीड शामिल थे। यहाँ केवल 2 लोग इसे स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे, और वह था कियान यान और उसके बगल में बैठा बूढ़ा आदमी। उस पर नजर पड़ते ही उन दोनों के हाव भाव काफी बदल गए थे, और उनकी आंखें अविश्वास से भर गई थीं। यह बूढ़े आदमी के लिए खास तौर पर सच था, उसकी आंखों में भी भय था क्योंकि वह उसकी ओर गोली चला रहा था। हालांकि वह इस हमले की ताकत से चौंक गया था, लेकिन वह किसी भी तरह से एक अर्धसंत था। इसलिए उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल भी धीमी नहीं थी, और वह लगभग उसी क्षण जवाबी हमला करने के लिए तैयार था जब यांगे ने अपनी तलवार खींची थी। हालांकि यहाँ अचानक एक अदृश्य शक्ति प्रकट हुई, और फिर कियान यान और दूसरे व्यक्ति की आंखों में आश्चर्य प्रकट हुआ, क्योंकि उनकी साधना तुरंत सम्राट क्षेत्र की 9वीं रैंक पर गिर गई थी। यह कैसे संभव हो सकता है? यह कैसे संभव हो सकता है? बूढ़ा आदमी आश्चर्य से अनायास ही चिल्ला उठा। वह बस हमला करने ही वाला था, लेकिन उसकी साधना में गिरावट के कारण वह थोड़ा धीमा हो गया, और फिर तलवार की ऊर्जा की किरण उसकी छाती से टकराए। ठीक उसी क्षण लेई लिन से एक चमकदार बिजली का बोल्ट फूट पड़ा, और बिजली तलवार की ऊर्जा के ठीक बाद बूढ़े आदमी की छाती पर लगी, जिससे वह उड़ गया। लेई लिन ने जल्दी से बिजली के एक बोल्ट में तब्दील होकर यांग यी की ओर छलांग लगाई, और फिर उसने खुद को ऑक्टोपस की तरह उसके चारों ओर कसकर लपेट लिया। उसके आंसू लगातार बह रहे थे, और वह बहुत दुखी लग रही थी, क्योंकि उसके जन्म से लेकर अब तक उसे कभी इस तरह से परेशान नहीं किया गया था। यांग ये का मुंह हिलना बंद नहीं कर सका क्योंकि लेई लिन का पूरा शरीर बिजली से ढका हुआ था। उसने जो बिजली उत्सर्जित की थी, वह पहले उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाई थी, लेकिन उसने देखा कि इतनी सारी काली दिव्य रोशनी को निगलने के बाद वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी। कम से कम एक साधारण 9वीं रैंक का सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ भी उसके द्वारा उत्सर्जित बिजली के सामने जाने की हिम्मत नहीं करेगा। जब उसने उसे आदिकालीन शिवालय में छिपा दिया, तो यांग ये ने अपना सिर उठाया और बूढ़े आदमी को देखा। बूढ़ा आदमी मरा नहीं था, लेकिन बूढ़े आदमी की छाती पर मुट्ठी भर का छेद था। छेद सीधे बूढ़े आदमी के शरीर में से होकर गुजरा, जिससे दूसरे लोग उसके आर पार देख सकते थे और उसके पीछे का दृश्य देख सकते थे। यांग यी निराश नहीं हुई, क्योंकि यदि उस बूढ़े व्यक्ति को इतनी आसानी से मार दिया जाता, तो उसे अर्धसंत नहीं कहा जाता। दमन का पत्थर। आपके पास वास्तव में दमन का पत्थर है। कियान यान और बूढ़े आदमी के चेहरे पर अभी बहुत ही भद्दे भाव थे। आखिरकार यह दमन का पत्थर था। उन्होंने स्थिति को तब भी गंभीरता से नहीं लिया जब यांग यी ने अपनी ताकत को सम्राट दायरे के 9वें रैंक तक सुधार लिया था और स्वर्ग रैंक तलवार इरादे को अपने पास रख लिया था। क्योंकि वे अर्धसंत थे, और यहाँ तक स्वर्ग रैंक तलवार इरादे भी सम्राट दायरे और अर्धसंत दायरे के बीच के अंतर को पूरा नहीं कर सकते थे, जब तक कि यह तीसरे स्तर का स्वर्ग रैंक तलवार इरादा न हो। तथापि अब वे सम्राट क्षेत्र में भी 9वें स्थान पर थे। यह अब 9वीं रैंक के सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों के बीच लड़ाई थी, और उनका प्रतिद्वंद्वी एक तलवार साधक था, एक भयानक तलवार साधक। वे अब जितने आश्वस्त और शांत थे, उतने अब नहीं थे, और उनके चेहरों पर केवल गंभीरता का भाव ही रह गया था।
दमन का पत्थर पवित्र हॉल का एक अनमोल खजाना है। यह तुम्हारे हाथों में कैसे आ सकता है? कियान यान ने भारी आवाज में कहा। ओह, उसे जो उत्तर मिला वह तलवार की ऊर्जा की लहर थी, और यह एक तूफान की तरह था जो आकाश से कियान यान और दूसरे आदमी की ओर बरस रहा था। कितना दुस्साहस! कियान यान क्रोधित हो गया, और वह दूसरे बूढ़े आदमी के साथ यांग ये की ओर दौड़ा। दुर्भाग्य से, वे यांग ये को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए, और यहां तक कि वे दब गए। क्योंकि यांग ये की तलवार की ऊर्जा बहुत भयानक थी। अगर वे अभी भी हाफ सेंट दायरे में होते तो वे स्वाभाविक रूप से इससे नहीं डरते, लेकिन वे अब केवल 9वें रैंक के सम्राट दायरे के विशेषज्ञ थे। साधना के उसी क्षेत्र में कोई भी यांग ये की तलवार ऊर्जा से डरने से बच नहीं सकता था। जब यांग ये ने कियान यान और बूढ़े आदमी से लड़ाई की, तो उसने 100 तलवारों को नियंत्रित किया और उन्हें फायर स्पिरिट रेस के सदस्यों की भीड़ पर हमला करने के लिए भेजा। इस समय, उसकी दृष्टि के क्षेत्र में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति उसका शत्रु था, और चूंकि वे उसके शत्रु थे इसलिए वे मृत्यु के पात्र थे। अग्नि आत्मा जाति के लोग एक के बाद एक नष्ट हो गए, और बहुत समय नहीं बीता था कि 100 से अधिक लाशें जमीन पर गिर गईं। ये यांग, मेरी फायर स्पिरिट रेस तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक तुम मर नहीं जाते। बूढ़े आदमी की आंखें पूरी तरह लाल हो गई थीं और वह दहाड़ रहा था। फायर स्पिरिट रेस में बहुत कम सदस्य थे, और यह पुरुषों के लिए विशेष रूप से सच था। फिर भी, अब कुछ ही पलों में 100 से ज्यादा लोग मर चुके थे। पहले के नुकसानों के साथ, फायर स्पिरिट रेस के लगभग 500 सदस्य मारे गए थे। यह निश्चित रूप से पूरी फायर स्पिरिट रेस के लिए एक आपदा थी। जियाओं के मरने के बाद से ही हमारे बीच दुश्मनी खत्म नहीं हो सकती थी। यांग ये ने अचानक अपनी तलवार खींची, और तलवार की ऊर्जा की किरण चमक उठी। यह तुरंत बूढ़े आदमी के सामने आ गई, जिससे बूढ़ा आदमी भयभीत हो गया। आखिरकार, उसने व्यक्तिगत रूप से इसकी शक्ति का अनुभव किया था, और भले ही वह इससे मारा गया हो, लेकिन यह निश्चित रूप से उसकी चोटों को और भी बदतर बना देगा। उस समय, उसे ठीक होने के लिए कम से कम 1000 साल पुराने फायर क्रिस्टल की आवश्यकता होगी। तलवार की ऊर्जा वास्तव में बहुत तेज थी, इसलिए वह किसी भी तरह से इसे चकमा नहीं दे सका। उसने अपनी हथेलियों को एक साथ दबाया और उन्हें आगे की ओर धकेल दिया, जिससे एक ज्वलंत हथेली आगे की ओर चमक उठी और यांग ये की तलवार की ऊर्जा से टकरा गई। टकराना, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और दोनों के हमले हवा में बिखर गए। इस बीच, यांग ये मौके पर ही गायब हो गया था। ये यांग, हिम्मत मत करना! अचानक, कियान यान ने गुस्से से दहाड़ लगाए और फिर वहीं गायब हो गया। क्योंकि यांग ही एक प्रकाश की किरण में तब्दील हो गई थी जो गहन अध्ययन करने वालों की भीड़ में फैल गई थी। जैसे ही वह भीड़ पर टूट पड़ा, वहां कत्लेआम मच गया, एक सच्चा और पूर्ण कत्लेआम। प्रकाश की किरणें चमक उठीं, सिर जमीन पर लुढ़कने लगे, और खून की नदियां बन गईं। कोई भी उसकी तलवार के एक झटके का विरोध नहीं कर सकता था, यहां तक सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ भी नहीं। कुछ ही देर में, केवल नकाबपोश आदमी, जू जिकिंग और कियान में ही बचे। नकाबपोश आदमी अभी बोलने ही वाला था कि तलवार की एक धार उसकी छाती में घुस गई, और वह वहीं अकड़ गया। नकाबपोश आदमी ने अपनी छाती पर नजर डाली, और फिर यांग ये पर नजर डाली जो कियान यान और बूढ़े आदमी के साथ लड़ाई में था, इससे पहले कि वह कहता, मैंने सोचा था कि यह एक संयोग था जिसने आपको ज़ियाओ जुबान को मारने की अनुमति दी, लेकिन मैं गलत था। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं जो पवित्र रैंकिंग में 4वें स्थान पर हूँ, वास्तव में यहाँ मर जाऊंगा, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपके एक भी हमले का विरोध नहीं कर पाऊंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जीवन की आखिरी किरण उसके साथ चली गई। कोई नहीं जानता था कि वह प्रतिभाशाली व्यक्ति जो पवित्र श्रेणी में 4थे स्थान पर था, अग्नि आत्मा जाति के क्षेत्र में चुपचाप मर गया था। कुछ ही सांसों के भीतर, आसपास के सभी अग्नि आत्मा जाति के लोग या तो मर गए या भाग गए। पूरा इलाका अस्त व्यस्त हो गया था। एल्ड कियान और एल्ड यू उसे नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं। जू जिकिंग ने गहरी सांस ली और एक ताबीज निकाला, जबकि उसने यांग ये को उन 2 अर्ध संतों के खिलाफ एक भयंकर लड़ाई लड़ते देखा, लेकिन उसने उसे कुचला नहीं। यह एक ताबीज था जो उसके दादा, अग्नि आत्मा जाति के कुलपति ने उसे दिया था, और अगर वह उसे कुचल देती तो वह तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ता। हालांकि, वह इसका उपयोग तब तक नहीं करना चाहती थी जब तक उसके पास कोई और विकल्प न हो। क्योंकि उसके दादाजी पूरी तरह से बंद दरवाजे की साधना में थे, जिसमें से वे तब तक बाहर नहीं निकल पाए जब तक कि वे बाहर नहीं निकल आए, और तब से कुछ 100 साल बीत चुके थे। इसलिए, उसे लगा कि चूंकि वे अभी भी इस क्षण तक बाहर नहीं निकले हैं, तो उसके दादाजी की साधना निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण क्षण पर पहुंच गई है। जू जिक्विंग एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन जल्द ही उसकी चिंता कम हो गई क्योंकि यांग ये धीरे धीरे एक वंचित स्थिति में आ रही थी। यांग ये वास्तव में धीरे धीरे युद्ध में एक वंचित स्थिति में गिर रहा था। वह 2 अर्ध संतों से लड़ सकता था, इसका मुख्य कारण यह था कि उसने बल द्वारा अपनी ताकत बढ़ाई थी और दमन के पत्थर को सक्रिय किया था। इसके अलावा, वह अपने शरीर की अत्यंत दुर्जेय शक्ति पर निर्भर था और हर बार कम से कम 10 ओवरलैप किए गए हेवन रेंज के साथ हमला कर रहा था। इस प्रकार, वह उन 2 अर्ध संतों से लड़ने और फायर स्पिरिट रेस के कई डीपॉफर्स को मारने में सक्षम था।
हालांकि यह सब उसकी गहन ऊर्जा के सहारे पर निर्भर था। वह शुरुआत में यह सब झेल सकता था, लेकिन हेवन रेन ड्राइंग तकनीक और स्टोन ऑफ सेपरेशन दोनों ने गहन ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा को समाप्त कर दिया, और इससे उसकी गहन ऊर्जा लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गई। अगर यह जारी रहा तो मैं मर जाऊंगा। यांग ये ने अपनी इरादे की तलवार को लगातार घुमाया और सोचा, मैं निश्चित रूप से अब से 1 घंटे में इरादे के प्रज्वलन की प्रतिक्रिया को झेलूंगा, ज्यादा से ज्यादा। अगर मैं जियाओमैन का बदला लेना चाहता हूं तो मुझे जीवित रहना होगा। एक बार जब उसने इस बिंदु तक सोचा, तो यांग ये ने अपनी तलवार लहराई और तलवार की ऊर्जा की एक किरण निकली, और फिर वह प्रकाश की एक किरण में परिवर्तित हो गई जो दूर तक चली गई। टकराना। तलवार की ऊर्जा को टुकड़ों में तोड़ने के बाद कियान यान ने देखा कि यांग ये भाग रहा था, और वह तुरंत गुस्से से दहाड़ उठा, ये यांग, मेरी अग्नि आत्मा जाति निश्चित रूप से तुम्हें मार डालेगी, भले ही तुम पवित्र हॉल के दिव्य गुरु के बेटे हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वे दोनों अग्नि प्रकाश की किरणों में बदल गए जो यांग ये के पीछे चली गईं। जब तीनों एक के बाद एक चले गए, तो जू जिक्विंग ने अपनी नजरें हटा लीं और आसपास पड़ी लाशों पर नजर डाली। उसकी आंखों में क्रूरता और दर्द की झलक उभरी। अग्नि आत्मा जाति की जनसंख्या पहले से ही घट रही थी। अब जब इतने सारे लोग मारे जा चुके थे, तो उन्हें अपनी जनसंख्या को पुनः प्राप्त करने में दर्जनों साल या यहाँ तक कि 100 साल भी लग सकते थे। हमारे आसपास के सभी विशेषज्ञों और बुजुर्गों को इकट्ठा करो और यांग ये को पूरी ताकत से मार डालो। चाहे वह कोई भी हो, हमारी अग्नि आत्मा जाति तब तक नहीं रुकेगी जब तक वह मर नहीं जाता। जू जिकिंग की आवाज एक वज्रपात की तरह गूंज उठी। सम्राट क्षेत्र की 9वीं रैंक प्राप्त करने के बाद यांग ये की समग्र शक्ति अनगिनत गुना बढ़ गई थी, इसलिए उसकी गति कियान यान और अन्य अर्धसंत से बिल्कुल भी कम नहीं थी। अग्नि आत्मा जाति के सदस्य, उसे रोको। कियान यान की आवाज दूर से गूंजी, और फिर अग्नि आत्मा जाति के अनगिनत दल यांग यी के रास्ते को अवरुद्ध करने के लिए एक के बाद एक आगे बढ़े। हालांकि यह बहुत देर नहीं हुई थी कि कियान यान ने एक बार फिर जल्दी से चिल्लाया, अग्नि आत्मा जाति के सदस्यों, पीछे हटो, उसके रास्ते में बाधा मत डालो। क्योंकि यांगे को रोकने वाले प्रत्येक व्यक्ति में प्रतिरोध करने की शक्ति भी नहीं थी, इससे पहले कि वे यांगे की तलवार के एक ही झटके से मारे जाते। इस समय यांगी व्यवहारिक रूप से अर्धसंत क्षेत्र के नीचे किसी भी गहन स्थान को तुरंत नष्ट कर सकता था। यांगे ने अपनी गति को सीमा तक बढ़ा दिया, और उसका पूरा शरीर तलवार की क्यूई से ढक गया और वह प्रकाश की किरण की तरह दूर तक चमक उठा। वह जहां भी जाता, अग्नि आत्मा जाति के सभी प्रगाढ़ात्मक शीघ्रता से एक ओर हट जाते, और वे उसे रोकने का साहस नहीं कर पाते। लगभग 1 घंटे बाद कियान यान और बूढ़े आदमी ने चलना बंद कर दिया क्योंकि यांगे गायब हो गया था। उनसे कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक ऊंचा पर्वत खड़ा था, जिसकी चोटी से आग की लपटें निकलती हुई दिखाई दे रही थीं। वह इन्फिनो पर्वत श्रृंखला में भाग गया। कियान यान के बगल में बैठा बूढ़ा आदमी धीमी आवाज में बोला, इन्फिनो पर्वत श्रृंखला कुछ हजारों ज्वालामुखियों से बनी है। यहाँ तक कि एक अर्धसंत भी जल्दबाजी में वहां प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करेगा क्योंकि उनके विस्फोट की शक्ति ऐसी थी कि अर्धसंत को भी भारी चोट लग सकती थी। बेशक ये ज्वालामुखी किसी अन्य सामान्य समय पर नहीं फटते, लेकिन अगर कोई उन्हें फटवा दे तो क्या होगा? एक सामान्य व्यक्ति ऐसा कतई नहीं करेगा, क्योंकि यह मौत को आमंत्रित करने के समान है। लेकिन यांगे के बारे में क्या? दोनों ही हिचकिचा रहे थे, क्योंकि एक बार ही को एक कोने में धकेल दिया जाए और ज्वालामुखी फटने लगें। भले ही वह केवल एक ज्वालामुखी फटवा दे, वे निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे, भले ही वे मौत से बच जाएं। अब हमें क्या करना चाहिए? बूढ़ा आदमी अचानक बोला। एक अपेक्षित परिवर्तन हुआ। कियान यान और बूढ़े आदमी के हाव भाव अचानक बदल गए क्योंकि उनकी साधना तुरंत ही सम्राट क्षेत्र के 9वें रैंक पर आ गई थी, और एक अत्यंत दुर्जय तलवार इरादे ने उन्हें घेर लिया था। रोशनी की एक किरण चमकी। यह तेज थी, बहुत तेज। यह इतनी तेज थी कि वे भी इसे सिर्फ महसूस कर सकते थे, लेकिन अपनी आंखों से इसे देख नहीं पा रहे थे। अनुभव करना। जब वे सदमे से उभरे, तो उनकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। यह बूढ़े आदमी के लिए विशेष रूप से सच था। उसकी आंखें अविश्वास और भय से भरी हुई थीं, क्योंकि उसकी छाती में तलवार घुसी हुई थी, और स्वर्ग रैंक तलवार इरादे ने तुरंत उसके आंतरिक अंगों को चूर्ण में बदल दिया था। इसके अलावा उसके भीतर की जीवन शक्ति तेजी से गायब हो रही थी। यांग ये बूढ़े आदमी के पीछे खड़ा था। ये यांग। कियान यान ने गुस्से से दहाड़ते हुए अपनी दाहिनी हथेली को आगे की ओर मारा, और यह यांगे की छाती पर लगी। यांगे की आकृति एक तीर की तरह थी जो कियान यान के हमले के बाद धनुष से निकल गई थी। हालांकि यांगे के उड़ते ही प्रकाश की एक किरण चमकी, और फिर बूढ़े आदमी की लाश मौके पर ही गायब हो गई। कियान यान मौके पर ही स्तब्ध रह गया, और उसकी आभा एक तूफान की तरह थी जो चारों ओर फैल गई और उसे नष्ट कर दिया। हालांकि उसने यांगे का पीछा करने की हिम्मत नहीं की। यांगे अचानक उनके आसपास प्रकट हुआ था और अपनी तलवार के एक ही झटके से बूढ़े आदमी को मार डाला था, जिससे कियान यान के दिल में दहशत पैदा हो गई थी। वह इससे बेहद भयभीत था।
आखिरकार एक हाफ सेंट को एक मोनाक रियल्म विशेषज्ञ ने मार डाला था जो अभी अभी मोनाक रियल्म में घुसा था। क्या होगा अगर यह मुझ पर निशाना साधा गया? जब कियान यान ने उस संभावना के बारे में सोचा तो उसके चेहरे पर ठंडा पसीना आ गया और वह उस विचार को आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि उसे इसका प्रतिरोध करने की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा नहीं था। इस बार वह सचमुच काफी भयभीत था। यहां तक इस क्षण तक भी उसके दिल में डर बना हुआ था। कियान यान कुछ देर तक चुपचाप ज्वालामुखियों को देखता रहा और फिर उसकी आकृति वहीं गायब हो गई। वह अकेले पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं कर सका। उसे डर था कि यांग ये उसे मारने के आत्मघाती प्रयास में उन्हें विस्फोट कर देगा, बल्कि उसे सबसे ज्यादा डर यांग ये की अपनी आभा को छिपाने की क्षमता से था। आखिरकार एक अर्धसंत भी यांग ये का पता नहीं लगा सका और यह बात उसके लिए सचमुच बहुत डरावनी थी। पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने के बाद यांग ये ने तुरंत राहत की सांस ली और देखा कि कियान यान ने उसका पीछा करना जारी नहीं रखा था। यांग ये ने अपनी छाती पर नजर डाली। इस समय उसकी छाती एक चौंकाने वाले चाप में धंस गई थी। यह सिर्फ उसकी छाती ही नहीं थी, उसकी पीठ पर ड्रैगन के तराजू भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। उन दो अधसंतों के साथ लड़ाई के दौरान उसके पूरे शरीर पर अनगिनत हमले हुए थे और अगर उसका शरीर मजबूत नहीं होता तो वह एक ढेर में तब्दील हो जाता। भले ही वह गूदे में तब्दील नहीं हुआ था, लेकिन उसका शरीर चोटों से भरा हुआ था। इसके अलावा उसे आंतरिक रूप से भी समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि जबरदस्ती अपनी साधना को सम्राट क्षेत्र के 9वें रैंक तक बढ़ाने के कारण उसके भीतर की मेरिडियन और हड्डियां ऐसी ताकत का समर्थन करने में असमर्थ हो गई थी और उन्हें अलग अलग स्तरों पर नुकसान हुआ था। अगर यह किसी अन्य सामान्य समय पर नहीं होता तो ऐसी चोटें उसके लिए बिल्कुल भी समस्या नहीं थी। हालांकि वह अभी दो अर्धसंतों द्वारा बुरी तरह घायल हो गया था, इसलिए उसे लगी आंतरिक और बाहरी चोटें सिर्फ 1+1 से ज्यादा थीं। लेकिन यह उनकी सबसे गंभीर समस्या नहीं थी। उनके सामने सबसे गंभीर समस्या यह थी कि उनकी खेती कम होने लगी थी। सम्राट क्षेत्र का 8वां रैंक, सम्राट क्षेत्र का 6ठा रैंक, सम्राट क्षेत्र का प्रथम रैंक। यांग ये को लगा कि मोनाक दायरे के पहले रैंक पर गिरने के बाद भी उसकी साधना में गिरावट जारी रहेगी और इसने उसके चेहरे के भाव बदल दिए। आखिरकार अगर वह मोनाक दायरे से नीचे गिरता है तो उसे निश्चित रूप से फायर स्पिरिट रेस के इलाके में मार दिया जाएगा, क्योंकि वह मोनाक दायरे में साधना के बिना फायर स्पिरिट रेस के इलाके को घेरने वाले लावा की दुनिया में यात्रा नहीं कर सकता था। इसके अलावा अगर उसकी साधना एक साथ दायरे में गिरती है तो वह फायर स्पिरिट रेस के उन अर्धसंतों से कैसे लड़ेगा? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह जियाओमैन का बदला कैसे लेगा। जिसने जियाओमान की मौत का कारण बना वह अभी भी जीवित है। यांग ये एक विशाल चट्टान के सहारे झुक गया और उसने अपनी हथेली को घुमाया और उसके सामने कुछ 100 चरम श्रेणी के ऊर्जा पत्थर प्रकट हुए। हालांकि उसे लगा कि यह पर्याप्त नहीं था और उसने उस दिन मरमेड कबीले की महिला द्वारा दी गई जलात्मा को वापस ले लिया। उसने इसे निगलने में संकोच नहीं किया। जैसे ही यह उसके शरीर में प्रवेश किया, उसके चारों ओर अचानक बर्फ की एक परत बन गई। इसके अलावा वाटर सोल से ऊर्जा की अनगिनत किस्में बिखर गईं और उसकी मेरिडियन के माध्यम से तरंगों की तरह बह गईं। इसके अंदर की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली थी और यह 1000 साल पुराने फायर क्रिस्टल से कम नहीं थी। यह 1000 साल पुराने फायर क्रिस्टल से भी ज्यादा शक्तिशाली लग रहा था, क्योंकि इसने यांग ये के शरीर के भीतर जो विनाशकारी शक्ति पैदा की थी वह कहीं ज्यादा भयानक थी। क्योंकि सिर्फ यांग ये का शरीर ही नहीं था जो बर्फ की मोटी परत से ढका हुआ था, यहां तक कि उसके अंदरूनी अंग और मेरिडियन भी जमने लगे थे। अगर यह कोई और व्यक्ति या 9वीं रैंक का मोनाक रियल्म विशेषज्ञ होता तो वह व्यक्ति वाटरसोल के भीतर की ऊर्जा को अवशोषित करने से पहले ही शायद जमकर मर जाता। सौभाग्य से यांग ये का शरीर, आंतरिक अंग और मेरिडियन सामान्य मोनाक रियल्म विशेषज्ञों से कहीं बेहतर थे। इसलिए जबकि वाटरसोल द्वारा बनाई गई ठंड ने उसे बेहद असहज महसूस कराया, यह उसके लिए घातक नहीं था। जल आत्मा की ऊर्जा पर्याप्त नहीं थी, इसलिए यांग ये ने उन चरम श्रेणी के ऊर्जा पत्थरों के भीतर की ऊर्जा को पागलपन की हद तक अवशोषित करना शुरू कर दिया। वाटरसोल और ऊर्जा पत्थरों द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा के साथ भी यांग ये ने अभी भी अपनी आभा को गिरते हुए महसूस किया, लेकिन यह पहले की तुलना में कई गुना धीमी थी। उसके आभा को धीरे धीरे स्थिर होने में 15 मिनट और लग गए। न केवल यह सम्राट क्षेत्र से नीचे नहीं गिरा, बल्कि वाटरसोल और ऊर्जा पत्थरों से ऊर्जा ने उसकी साधना में सुधार के हल्के संकेत भी दिखाए। यांग ये को आखिरकार राहत मिली जब उसने इस तरह के बदलाव को महसूस किया। एक दिन बीत गया। यांग ये ने जल आत्मा के भीतर अधिकांश ऊर्जा को अवशोषित कर लिया और उसकी साधना सम्राट क्षेत्र के प्रथम श्रेणी के शिखर पर पहुंच गई। अचानक यांग ये ने अपनी आंखें खोली क्योंकि एक महिला उसके सामने प्रकट हुई थी। फू जिंगसिन, तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो कि बच गए। यांग ये ने हमला करने का विकल्प नहीं चुना। ऐसा नहीं था कि वह हमला नहीं करना चाहता था, लेकिन यह उपयुक्त समय नहीं था। उसने अपने भीतर बची हुई जलात्मा की ऊर्जा को अवशोषित करना समाप्त नहीं किया था, इसलिए उसकी मेरिडियन और हड्डियां अभी भी जमी हुई थीं।
भले ही यह गंभीर नहीं था और वह अपनी गहन ऊर्जा को प्रसारित भी कर सकता था, लेकिन अगर वह अपनी गहन ऊर्जा को बलपूर्वक प्रसारित करता तो उसकी मेरिडियन निश्चित रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती। तुम मुझे मारना चाहते हो? फू जिनिक्सियन ने उसे शांत भाव से देखा और यह पहले की तरह छेड़खानी वाला नहीं लग रहा था। आप क्या सोचते हैं? यांग ये ने कहा, जबकि वह जल आत्मा और ऊर्जा पत्थरों की ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था जो अभी भी उसके भीतर बचे हुए थे। फू जिनिक्सियन चलकर यांग ये से करीब 10 मीटर दूर खड़ी हो गई। उसके बाद उसने अपने भीतर गहन ऊर्जा का संचार करना शुरू कर दिया, लेकिन उसका चेहरा शांत था। तुम कोई विद्रोही प्रखर नहीं हो। कियान मेई और दूसरे लोग गलत थे। यांग ये ने कहा, ऐसा लग रहा है कि आप जानते हैं कि मैं कौन हूं। उसने उत्तर दिया, अफवाह के अनुसार प्रोफाउंड महाद्वीप पर एक तलवार सम्राट है। उसने शियाहो जुबान को मार डाला जो पवित्र रैंकिंग में तीसरे स्थान पर था और यहां तक एक विद्रोही प्रोफोथ के साथ मिलकर पवित्र हॉल के एक आधे संत को मार डाला, जबकि वह अभी भी एक साथ दायरे में था। उस तलवार सम्राट के पास न केवल दूसरे स्तर की स्वर्ग रैंक की तलवार की मंशा थी, बल्कि उसने तलवार के क्षेत्र को भी समझ लिया था और उसके पास दमन का पत्थर भी था। आप यांग ये हैं, है न? तलवार सम्राट, यांग ये? नहीं, आपका एक और नाम है, तलवार दानव। मुझे लगता है कि तलवार दानव आपके लिए ज्यादा उपयुक्त है। यांग ये ने कुछ देर तक उसे देखा और फिर कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना प्रसिद्ध हो जाऊंगा कि अग्नि आत्मा जाति के लोग भी मुझे जानेंगे। जब उसने उसे यह स्वीकार करते सुना तो उसकी आंखों में उत्साह की एक झलक दिखाई दी और उसने कहा, यह वास्तव में तुम हो। तुम वास्तव में यांग ये हो। तुम क्या कहना चाह रहे हो? यांग ये ने भौहें सिकोड़ी। हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं। फू जिनिक्सियन ने आगे कहा, पवित्र हॉल आपके कट्टर दुश्मन हैं और वे मेरे भी कट्टर दुश्मन हैं। हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तुम बहुत कमजोर हो। यांग ये बहुत ही स्पष्ट था। फू जिनिक्सियन के हाव भाव थोड़े बदल गए, लेकिन जब उसे याद आया कि कैसे यांग ये ने अकेले ही 2 हाफ सेंट से लड़ाई की थी, तो उसके पास यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि उसे उसके बारे में ऐसा कहने का अधिकार था। उसने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर कहा, मुझे पता है कि मैं बहुत कमजोर हूं, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारे साथ मिलकर काम करने के लिए योग्य हूं। क्या तुम जानते हो कि मेरी मदद के बिना तुम्हारे लिए फायर स्पिरिट रेस के इलाके से बच निकलना असंभव होगा? यांग ये ने जवाब दिया, किसने कहा कि मैं भागना चाहता हूं? फू जिनिक्सियन का दिल कांप उठा। आखिर वह कैसे नहीं समझ पाई कि उसका क्या मतलब था। वह तुरंत धीमी आवाज में बोली, फायर स्पिरिट रेस के आधे संत जो बाहरी दुनिया में हैं, उन्हें वापस यहां आने के लिए सूचित किया गया है। उनमें से एक पहले ही आ चुका है और कई आने वाले हैं। जब ऐसा होगा तो तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। इस बीच यांग ये अचानक धीरे से खड़ा हो गया, जबकि उसके ऊपर की बर्फ तुरंत छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गई। फू जिनिक्सियन अपने दिल में चकित थी क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि यांग ये वास्तव में इतनी जल्दी ठीक हो जाएगी। इस बीच यांग ये ने कहा, जियाउन मर चुका है। यहां तक पूरी अग्नि आत्मा जाति का जीवन भी उसकी भरपाई करने के लिए पर्याप्त नहीं है। मैंने उससे वादा किया था कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, इसलिए तुम जा सकते हो। जैसे ही उसने कहा, यांग ये दूर चलने लगा। फू जिनिक्सियन ने राहत की सांस ली और फिर उसने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? अग्नि आत्मा जाति का वध करने के लिए। ठीक है, रुक जाओ। फू जिनिक्सियन अचानक चिल्लाई, लेकिन उसे तुरंत अपने फैसले पर पछतावा हुआ। आखिरकार जो अस्तित्व उसके सामने खड़ा था, वह मृत्यु के देवता जैसा था। अगर वह अचानक हमला कर दे क्योंकि मेरी आवाज उसे नापसंद थी, तो मैं क्या करूंगी? यांग ये ने हिलना बंद कर दिया और फिर वह मुड़ा और उसे देखने लगा। क्या? फू जिनिक्सियन ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि यांग ये का उस पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था, और उसने अपने विचारों को व्यवस्थित करने से पहले कहा, मुझे पता है कि तुम बहुत मजबूत हो, लेकिन क्या तुमने इस बारे में सोचा है कि अभी वहां कम से कम 3 अर्धसंत हैं? इसके अलावा रास्ते में और भी अर्धसंत हो सकते हैं। चाहे तुम कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, क्या तुम अपने दम पर 3 अर्धसंत को मार सकती हो? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम फिर से अपनी ताकत बढ़ाने का इरादा रखती हो? भले ही तुम फिर से ऐसा करने की हिम्मत करो, क्या तुम गारंटी दे सकती हो कि तुम फिर भी उनसे बच पाओगी? यांग ये कुछ देर के लिए चुप हो गया, फिर उसने कहा, यह बात तो सही है। बोलते हुए वह मुड़ा और पर्वत श्रृंखला की गहराई की ओर चल दिया। फू जिनिक्सियन ने दांत पीसकर उसका पीछा किया। यांग ये फिर रुक गया जब उसने देखा कि वह उसका पीछा कर रही है, और फिर वह मुड़ा और उसकी ओर देखा, वास्तव में तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारे साथ मिलकर हॉलोव्ड हॉल्स और फायर स्पिरिट रेस के सदस्यों को मारना चाहती हूँ। फू जिनिक्सियन ने अपने चेहरे पर थोड़े क्रूर भाव के साथ कहा, हॉलोव्ड हॉल्स के लोगों ने मेरे परिवार को नष्ट कर दिया और मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। मैं बदला लिए बिना चैन से नहीं मर पाऊंगी। जहां तक फायर स्पिरिट रेस की बात है, हाँ, फायर स्पिरिट रेस ने न केवल मेरे पति और बच्चे का बदला नहीं लिया जब उन्हें हॉलोव्ड हॉल्स के लोगों ने मार डाला, बल्कि उन्होंने मुझसे बदला न लेने के लिए भी कहा।
हॉलोव्ड हॉल्स के सदस्यों को मारने से मुझे रोकने के लिए उन्होंने मुझे फायर स्पिरिट रेस के इलाके में कैद कर दिया। मुझे उनसे नफरत है। मुझे उन सभी से नफरत है। यांग ये ने कहा, तुम्हारे साथ जो हुआ उसके लिए मुझे खेद है। हालांकि ईमानदारी से कहूं तो चाहे वह पवित्र भूमि के खिलाफ हो या अग्नि आत्मा जाति के खिलाफ, तुम मेरे लिए केवल बोझ ही बनोगे। फू जिनिक्सियन ने कहा, मुझे पता है कि मैं कमजोर हूं, लेकिन यह मत भूलो कि मैं एक महिला हूं और मैं एक खूबसूरत महिला हूं। मैं अग्नि आत्मा जाति में आपकी जासूस बन सकती हूं और इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने में आपकी मदद कर सकती हूं। एक बार जब आप अग्नि आत्मा जाति से निपट लेंगे तो मुझे अपने साथ सतह पर ले जाएं। मैं पवित्र हॉल में भी प्रवेश करने में सक्षम हूं। उस समय यह पवित्र हॉल में एक जासूस को रखने के बराबर होगा। क्या तुम बदला लेने के लिए इतने दृढ़ निश्चयी हो? उसने उसकी आंखों में सीधे देखा। उसने जवाब दिया, मैं शर्मिंदगी में इसलिए जी रही हूं क्योंकि मैं बदला लेना चाहती हूं। जब तक मैं ऐसा कर सकती हूं, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, चाहे इसके लिए मुझे एक नीच वेश्या ही क्यों न बनना पड़े। यांग ये ने कहा, अपने आप से ऐसा करने से आप बदला नहीं ले पाएंगे। केवल ताकत ही आपकी मदद कर सकती है, क्योंकि जब आपके पास जबरदस्त ताकत होगी तभी आप सही मायने में बदला ले पाएंगे। वह जवाब में बुरी तरह हंसी, क्या आपको लगता है कि मुझे यह नहीं पता? लेकिन मैं और क्या कर सकती हूँ? मेरी प्राकृतिक प्रतिभा केवल एक मध्यम स्तर पर है। इस तथ्य के साथ कि अग्नि आत्मा जाति मुझे कोई संसाधन प्रदान नहीं करती है, यहाँ तक कि सम्राट क्षेत्र को प्राप्त करना भी कुछ ऐसा था जो मैंने बार बार अपना शरीर देकर प्राप्त किया था। यांग ये, तुम मेरा आखिरी मौका हो, क्योंकि अगर मुझे तुम्हारी मदद नहीं मिली तो मैं अग्नि आत्मा जाति या पवित्र हॉल को नहीं मार पाऊंगी। जब तक तुम मेरी मदद करने को तैयार हो तब तक मैं बदले में तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, चाहे वह कितना भी अपमानजनक क्यों न हो। क्या तुम अपना शरीर भी दे दोगे? यांग ये ने पूछा। उसने जवाब दिया, जब तक आपकी इच्छा है आप इसे किसी भी समय प्राप्त कर सकते हैं। यांग ये ने कुछ देर तक उसे देखा और फिर कहा, वापस जाओ। अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो मैं तुमसे संपर्क करूंगा। जहाँ तक इस बात का सवाल है कि तुम बदला ले सकती हो या नहीं, यह तुम्हारी अपनी क्षमता पर निर्भर करेगा। याद रखो कि मैं सिर्फ जियाओमैन की वजह से तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। जियाओमैन के अलावा वास्तव में एक और कारण था, और वह यह था कि वह बदला न ले पाने के दर्द को समझता था। यह वैसा ही था जैसा उसने फ्लावर पैलेस और ओरिजिन स्कूल का सामना करते समय महसूस किया था। यह कहा जा सकता है कि वह उसकी मदद करने के लिए इसलिए सहमत हुआ क्योंकि उसे उसके लिए सहानुभूति महसूस हुई। मैं बिना किसी खर्चे के तुमसे मदद नहीं करवाऊंगी। अपनी बात खत्म करते ही वह पलटी और चली गई। यांग ये ने उसके जाने के बाद अपना दाहिना हाथ हिलाया और फिर एक प्रकाश की किरण चमकी। तलवार आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। इसके अलावा हाफ सेंट दायरे का बुरा आदमी जिसे उसने पहले एक आश्चर्यजनक हमले के साथ मार डाला था, तलवार आत्मा के बगल में था। उसने कहा, क्या तुम सच में उसे तलवार चलाने वाले सेवक के रूप में परिष्कृत करना चाहते हो? भले ही मैं यह कर सकती हूँ, लेकिन तुम उसे वश में नहीं कर पाओगे। मेरे सफल होने की कितनी संभावना है? यांग ये ने पूछा। उसने एक पल सोचा और कहा, संभावना बहुत ज्यादा नहीं है। एक अर्धसंत की आत्मा और मन की शक्ति बहुत मजबूत होती है, भले ही वह एक मृत अर्धसंत ही क्यों न हो। भले ही आप अब सम्राट क्षेत्र में हैं, लेकिन आपके और अर्धसंत के बीच का अंतर अभी भी हर पहलू में बहुत बड़ा है। एक बार जब आप असफल हो जाते हैं तो आपको प्रतिशोध का सामना करना पड़ सकता है, और परिणाम गंभीर होंगे। तो मेरे पास एक मौका है। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, चलो करते हैं। तलवार आत्मा ने उसकी ओर देखा, सिर हिलाया, और फिर अपने हाथों से एक अजीब सी मुहर बनाई और फिर उसे अर्धसंत की लाश की ओर दबाया। तलवार क्यूई के अनगिनत धागे जो बैल के बालों की तरह महीन थे, आगे की ओर चमके और फिर वे लाश के भीतर समा गए। यांग ये को यह एहसास हो गया था कि वे लाश में परिवर्तन कर रहे थे। फू जिनिक्सियन सही था। वह अभी पूरी फायर स्पिरिट रेस से नहीं लड़ सकता था। अगर वह अभी हमला करता तो सबसे अच्छा नतीजा यह होता कि वह फायर स्पिरिट रेस के अनगिनत दीपफॉफर्स को मार देता, इससे पहले कि फायर स्पिरिट रेस के हाफ सेंस उसका पीछा करते। वर्तमान में उसकी तलवार की मंशा स्वर्ग रैंक के पहले स्तर पर गिर गई थी, और अगर यह एक बार फिर गिरती है तो यह अब अर्धसंतों को प्रभावित नहीं कर पाएगी। इसके अलावा यह केवल उसकी तलवार की मंशा ही नहीं होगी जो उस समय गिर गई, उसकी साधना भी निश्चित रूप से एक साथ दायरे में गिर जाएगी। आखिरकार उसके पास अब 1000 साल पुराने फायर क्रिस्टल या वाटरसोल नहीं थे। इसके अलावा वह दो अर्धसंतों के साथ लड़ाई के दौरान एक अर्धसंत को आश्चर्यचकित हमला करने और मारने का कारण मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि कियान यान और बूढ़े आदमी को उसकी ताकत के बारे में पता नहीं था, और वे आश्चर्यचकित थे। फिर भी अब वे उसकी असली ताकत से अवगत थे, इसलिए उसके लिए पिछले हमले की तरह एक और आश्चर्यजनक हमला करना लगभग असंभव था। संक्षेप में, यदि वह जियाओमैन का बदला लेना चाहता था तो वह जल्दबाजी में काम नहीं कर सकता था। जब वह उसके दिमाग में आती तो उसके अंदर से क्रूरता की आभा उमड़ पड़ती। कियान यान
तुम बूढ़े कुत्ते, बस तुम रुको। यांग ये ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसकी आंखों में हत्या का इरादा उमड़ आया। जियाओमैन ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उसके लिए मर जाएगी, इससे पहले कि वह उसका बदला चुका सके। वह समझ गया कि उसने ऐसा क्यों किया, और शायद यह उसे गलत समझने और उस पर हमला करने के अपराधबोध के कारण था। लेकिन उस मूर्ख लड़की को कभी एहसास नहीं हुआ कि उसने कभी उसे इसके लिए दोषी नहीं ठहराया था। तो वह उसकी दयालुता का बदला कैसे चुकाएगा? वह अब और नहीं चुका सकता था, क्योंकि वह चली गई थी। अब उसका एकमात्र उद्देश्य उसका बदला लेना था। यांग ये ने गहरी सांस ली, अपने दिल में मौजूद दुष्ट आभा और हत्या के इरादे को दबा दिया, और फिर अपने विचारों को नियंत्रित किया और जमीन पर क्रॉस लेग करके बैठ गया। उसके बाद उसने 1 दर्जन से ज्यादा चरम श्रेणी के ऊर्जा पत्थरों को वापस ले लिया और उनमें मौजूद ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। वह तलवार आत्मा द्वारा उस लाश को तलवार सेवक में परिष्कृत करने का इंतजार कर रहा था, और फिर उसने अग्नि आत्मा जाति को एक बहुत बड़ा सुखद आश्चर्य देने का इरादा किया। अग्नि आत्मा दौड़। इसके एक हॉल के भीतर आखिर हुआ क्या था? एक सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर एक गहरा भाव था जब वह कियान यान को देख रहा था। हमारी अग्नि आत्मा जाति ने वास्तव में 4 घंटे से भी कम समय में बहुत से सदस्यों और यहां तक कि एक अर्धसंत को भी खो दिया है। कियान यान, तुम क्या कर रहे थे? कियान यान ने एक अप्रिय अभिव्यक्ति के साथ कहा। संरक्षक लिन टोंगफैंग की पोती को इस सब के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए। किसने उम्मीद की होगी कि वह वास्तव में हमारे क्षेत्र में एक विद्रोही प्रोफोथा को वापस ले आएगी? इसके अलावा टोंगफैन और ग्रैंड एल्डर लगातार उस विद्रोही प्रोफोथा ये यान की रक्षा कर रहे थे। यही कारण था कि उसे फायदा उठाने का ऐसा अवसर मिला। यह सब टोंगफेंग और उसकी पोती की गलती थी। आप कह रहे हैं कि टोंगफेन ने विद्रोही डिप्फोमस के साथ मिलीभगत की थी? सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने कहा। कियान यान ने जवाब दिया, भले ही उन्होंने ऐसा न किया हो, फिर भी उनकी पोती ने एक विद्रोही को यहाँ लाया है, और यह एक चेहरा है कि उन्होंने उस विद्रोही को बचाया है। टोंगफेन आज मरने वाले सभी लोगों की मौत के लिए खुद को दोष से शायद ही मुक्त कर सके। कियान यान, वह विद्रोही प्रगाढ़ व्यक्ति अभी अभी सम्राट क्षेत्र में घुस आया है। इस बीच अर्धसंत क्षेत्र में एक और बूढ़ा आदमी अचानक बोला। कियान यान ने सिर हिलाया और कहा, दिव्य बिजली स्वर्ग से उतरी, और वह अपने स्वर्गीय क्लेश पर काबू पा रहा था। बूढ़े व्यक्ति ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह असंभव है। विद्रोही प्रगाढ़वादियों में सबसे कमजोर सम्राट क्षेत्र में है। वह हमारे क्षेत्र में कैसे घुस सकता है और अपने संकट पर विजय पा सकता है? कियान यान का चेहरा ठंडा हो गया। चीहुओ, तुम क्या कहना चाह रही हो? चीहुओ नामक वृद्ध व्यक्ति ने कहा, हो सकता है कि वह कोई विद्रोही प्रगाढ़ व्यक्ति न हो। सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने पूछा, चीहुओ, तुम्हारा क्या मतलब है? चीहुओ ने धीमी आवाज में कहा, जुवान मिंग और पवित्र हॉल से एक और अर्धसंत कुछ समय पहले हमारे क्षेत्र में घुस आए थे। उस समय उन्होंने मुझे जो कारण बताया था वह यह था कि वे एक उत्कृष्ट क्षेत्र का पीछा कर रहे थे। मुझे लगा कि वे मुझे धोखा दे रहे हैं और इसे हमारे क्षेत्र में प्रवेश करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वे ये यान के लिए यहाँ आए होंगे। क्योंकि अगर वह वास्तव में उतना ही भयानक है जितना कि कियान यान ने कहा था, तो यह समझा जा सकता है कि जुवान मिंग और वह अन्य अर्धसंत उसे क्यों नहीं मार पाए। असंभव, कियान यान ने कहा, अगर वह एक विद्रोही प्रोफोफा नहीं है, तो काली दिव्य बिजली क्यों दिखाई देगी? अगर वह एक विद्रोही प्रोफोफा नहीं है, तो उसकी युद्ध शक्ति इतनी भयानक कैसे हो सकती है? वह हमारे जैसे अर्धसंतों के लिए भी खतरा था। सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने कहा, भले ही पवित्र रैंकिंग के प्रथम स्थान पर वह महिला केवल एक साल दायरे में है, लेकिन कियान यान, क्या तुम यह कहने की हिम्मत करती हो कि तुम निश्चित रूप से उसे मारने में सक्षम हो? नर्क की युवती। कियान यान का चेहरा थोड़ा बदल गया क्योंकि उसने खुद देखा था कि वह कितनी भयानक थी। आखिरकार उस लड़ाई के दौरान एक अर्धसंत लगभग उसके द्वारा घायल हो गया था। उसने कहा, मैं मानता हूं कि इस दुनिया में कुछ राक्षसी प्रतिभाओं को वास्तव में परंपरा से नहीं आंका जा सकता है, लेकिन उस साथ ही ये यान की तुलना नर्क की युवती से कैसे की जा सकती है? वह हमारी दुनिया से नहीं है। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि ये यान भी हमारी दुनिया से नहीं है? लेकिन क्या यह संभव भी है? रुको, चीहुओ ने अचानक कहा, कियान यान, तुमने कहा था कि ये यांग ने तलवार का इस्तेमाल किया था और उसके पास द्वितीय स्तर की स्वर्ग रैंक तलवार की मंशा थी। कियान यान ने सिर हिलाया। सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने चीहुओ के साथ एक नजर का आदान प्रदान किया, और फिर चीहुओ ने एक गहरी सांस ली। मुझे पता है कि वह कौन है। क्या मतलब है तुम्हारा? कियान यान ने पूछा। चीहुओ ने अचानक कियान यान पर उंगली उठाए और गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, कितना मूर्ख! तुम और तुम्हारी पोती दोनों ही कमीने हैं। वह बिल्कुल भी अवज्ञाकारी प्रगाढ़ व्यक्ति नहीं है। वह प्रोफाउंड महाद्वीप का तलवार सम्राट है। तलवार सम्राट यांग ही, जिसने पवित्र हॉल को अपनी पवित्र रैंकिंग में कई प्रतिभाशाली लोगों को खो दिया। यांग ये। कियान यान दंग रह गया और बोला, यह कैसे संभव हो सकता है? क्या वह प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट पर नहीं है?
वह यहाँ आने की हिम्मत कैसे कर सकता है? वह संभवतः कैसे? सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो वह यहाँ है। हॉलोव्ड हॉल के सदस्य उसका पीछा कर रहे थे, शायद इसलिए क्योंकि उसके पास दमन का पत्थर था। क्योंकि जुबान कांग प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट पर मारा गया था, और यह उसकी और एक विद्रोही प्रोफोथर की संयुक्त सेना थी जिसने जुबान कांग की मृत्यु का कारण बना। इसलिए दमन का पत्थर स्वाभाविक रूप से उसके हाथों में आ गया। कियान यान दंग रह गया, और फिर उसने कहा, कोई आश्चर्य नहीं। अब आश्चर्य, मुझे जिज्ञासा थी कि उसके पास दमन का पत्थर क्यों था। तो वह प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट से यांग ये नामक व्यक्ति है। उसके और हमारी अग्नि आत्मा जाति के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर भी, अब न केवल हमारी जाति ने तुम्हारी उस बेवकूफ पोती की वजह से बहुत से लोगों को खो दिया है, बल्कि हमारे पास एक पागल आदमी दुश्मन के रूप में है। क्या तुम जानते हो कि प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट पर उसका एक और नाम है? उसे तलवार दानव कहा जाता है। क्योंकि एक बार जब वह पागल हो जाता है, तो वह सभी परिणामों की पूरी तरह से उपेक्षा करता है, और वह तब भी नहीं हिचकिचाएगा जब इससे सभी को बर्बाद करना पड़े। चीहुओ ने धीमी आवाज में कहा। कियान यान गुस्से से बोला, चीहुओ, तुम क्या कहना चाह रही हो? क्या तुम यह कहना चाह रही हो कि यह सब हमारी गलती है? क्या ऐसा नहीं है? चीहुओ ने भी गुस्से में कहा, पवित्र हॉल के सदस्य हमेशा से ही घृणित रहे हैं, इसलिए अगर प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट उन्हें नीचे खींच ले तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आपकी पोती को बस उसके खिलाफ काम करना था, और आपने जियाओमैन को भी मार डाला जिसने उसे बचाया था। यह तो छोड़िए कि टोंगफैन के वापस आने के बाद वह क्या करेगा, यांग, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या यह हो सकता है कि हमारी अग्नि आत्मा जाति उससे डरती होगी? कियान यान क्रोध से दहाड़ा। यह डर का सवाल नहीं है, बल्कि यह है कि क्या यह इसके लायक है। चीहुओ ने आगे कहा, हमें उसके साथ दुश्मनी करने की जरूरत नहीं थी, और हम उसे हॉलोव्ड हॉल को व्यस्त रखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन न केवल हम अब उसका उपयोग करने में असमर्थ हैं, बल्कि हम उसके साथ अपूरणीय दुश्मन भी बन गए हैं। आपकी वह पोती वास्तव में मौत की हकदार है। ठीक है, लड़ना बंद करो। सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी अचानक बोला, महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे कैसे खत्म किया जाए और आंतरिक संघर्ष में न उलझें। दोनों चुप हो गए। आओ इन्फेनो पर्वत श्रृंखला में खोज करते हैं। इसके अलावा, अन्य बुजुर्गों को जल्द से जल्द वापस आने के लिए सूचित करें। हमें यांगे को खत्म करना होगा या फिर भविष्य में हमें अंतहीन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इन्फेनो पर्वत श्रृंखला। तलवार आत्मा ने यांगे को देखा और धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम सच में इसे आजमाना चाहती हो? यांगे ने सिर हिलाया और कहा, एक अर्ध संत तलवार सेवक मेरे लिए बेहद उपयोगी होगा। मुझे कोशिश करनी ही होगी चाहे कुछ भी हो। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, सावधान रहें। अगर यह सचमुच असंभव है तो हार मान लें। अन्यथा, यह आपकी आत्मा और मन को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। चिंता मत करो, अगर यह असंभव है तो मैं हार मान लूंगा। यांग ये उस अर्ध संत की लाश के पास गया, और फिर उसकी आत्मा और आध्यात्मिक ऊर्जा हरी रोशनी की किरणों में बदल गई जो लाश की भौहों के केंद्र में चली गई। जैसे ही वे अंदर गए, आत्मा और आध्यात्मिक ऊर्जा की एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा लाश के भीतर से बाहर निकली और यांग ये की आत्मा की ऊर्जा के साथ आगे बढ़कर यांग ये की भौहों के केंद्र से प्रवेश करने लगी। यांग ये का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और वह स्पष्ट रूप से दर्द में था। भले ही वह अर्ध संत मर चुका था, लेकिन उसकी आत्मा और आध्यात्मिक ऊर्जा की ऊर्जा बिखरी नहीं थी क्योंकि तलवार आत्मा ने उन्हें संरक्षित कर रखा था, और यह पहले की तुलना में बहुत कमजोर थी और इसकी इच्छा समाप्त हो गई थी। फिर भी, यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे एक साधारण सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ दबा सकता था। यदि यांग ही एक साधारण सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ होता, तो बस यह छोटी सी अवधि उसकी आत्मा को क्षति पहुंचाने और उसे अपना दिमाग खोने के लिए पर्याप्त होती। चाहे वह उसकी आत्मा, मन या इच्छाशक्ति की ताकत हो, वे सभी एक साधारण सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ से कहीं आगे थे क्योंकि उसके पास तलवार की मंशा थी। यही कारण था कि वह अर्ध संतों की आत्मा ऊर्जा और आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रभाव को सहन कर सकता था। लाश को वास्तव में तलवार सेवक में बदलने के लिए, उसे अपनी आत्मा ऊर्जा और आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके लाश के भीतर एक आत्मा और आध्यात्मिक ब्रांड बनाना था। बेशक, यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि चाहे वह अर्ध संत हो या कोई साधारण प्रगाढ़ व्यक्ति, उनकी आत्मा ऊर्जा और आध्यात्मिक ऊर्जा सहज रूप से प्रतिरोध करेगी। यह एक प्रक्रिया थी, एक दर्दनाक प्रक्रिया। खास तौर पर इसलिए क्योंकि वह एक अर्ध संत का सामना कर रहा था। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता गया और यांग ये का चेहरा और भी पीला होता गया और उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभरने लगीं। दूसरी ओर, लाश थोड़ी थोड़ी कांप रही थी। अचानक, तलवार आत्मा की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने अपना हाथ हल्के से हिलाया, और फिर यांग ही, लाश और उसके अपने पैरों के नीचे प्रकाश की 3 किरणें दिखाई दीं। उसके बाद, वे तीनों मौके पर ही गायब हो गईं। उनके गायब होने के 3 सांसों से भी कम समय बाद, कियान यान, चीहुओ और गाजियन लिन वहां प्रकट हुए जहां कुछ क्षण पहले यांग ये थे। सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने आसपास के माहौल पर नजर डाली, और कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, एल्दयू की आभा, और किसी ऐसे व्यक्ति की आभा जो इंसान नहीं है,
यहाँ बनी हुई है। यांग ये को मदद मिल सकती है। उसे मदद मिली है। कियान यान ने पूछा, क्या यह अर्धसंत है? सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि वह शियाहो जुवान को मारने में सक्षम था, जो पवित्र रैंकिंग में तीसरे स्थान पर था। जुवान मिंग के समूह को उसके खिलाफ असहाय बनाने में सक्षम था और एक आश्चर्यजनक हमला करने और एल्डर यू को मारने में सक्षम था। वह बिल्कुल भी साधारण व्यक्ति नहीं है। इसके अलावा हमें उसकी आभा को छिपाने की क्षमता के खिलाफ विशेष रूप से सावधान रहना होगा। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा भेजें और अपने चारों ओर एक गहन ऊर्जा अवरोध भी बनाएं। उसे फिर से स्थिति बदलने न दें। कियान यान और चीहुओ ने सिर हिलाया। भले ही यांग ये केवल सम्राट क्षेत्र में था, लेकिन उन्होंने उसे जरा भी कम आंकने की हिम्मत नहीं की। अलग हो जाओ और उसे खोजो। एक बार जब तुम उसे ढूंढ लो तो हमला मत करना और हमारे तुम्हारे स्थान पर आने का इंतजार करना। हमें उसे एक ही बार में मार डालना चाहिए और उसे बचने का कोई मौका नहीं देना चाहिए। इसके अलावा तुम दोनों को सावधान रहना चाहिए। याद रखो मैंने क्या कहा था। सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी का चेहरा थोड़ा कांप उठा और फिर वह वहीं गायब हो गया। कियान यान और चीहुओ की आकृतियां भी हिल गईं और वहीं गायब हो गईं। ज्वालामुखी में से एक के भीतर तलवार आत्मा यांग यी और लाश को अपने साथ लेकर आई और एक विशाल चट्टान पर रुक गई। उनके नीचे कुछ किलोमीटर की दूरी पर लावा का एक विशाल विस्तार था और नीचे से दिल की लहरें उठ रही थीं। सौभाग्य से गर्मी की ये लहरें तलवार आत्मा की तलवार ऊर्जा द्वारा अवरुद्ध थीं। अचानक तलवार आत्मा ने धीरे से कहा, जबकि वह नीचे की ओर बढ़ते लावा की ओर देख रही थी। लावा एक लहरदार महासागर की तरह उछल रहा था और यह लगातार आसपास की काली चट्टानी दीवारों से टकरा रहा था। इसके अलावा लावा के नीचे कुछ चीजें धीरे धीरे हिलती हुई दिखाई दे रही थीं। लावा के नीचे जीवित प्राणी हैं। तलवार आत्मा की खूबसूरत भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। टकराना। अचानक एक बड़ा विस्फोट हुआ और फिर एक ज्वलंत ड्रैगन जो 1 किलोमीटर से अधिक लंबा था और पूरी तरह से लावा से बना था, हवा में उछल गया। यह सम्राट क्षेत्र में है। यांग ये ने अपनी आंखें खोली लेकिन तलवार आत्मा ने अचानक कहा, जो तुम कर रहे हो उसे जारी रखो। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। बोलते समय उसने अपने दाहिने पैर को बड़े से पत्थर पर हल्के से टैप किया और फिर वह एक पत्ते की तरह ऊपर तैरने लगी। वह अवर्णनीय रूप से फुर्तीली और सुंदर लग रही थी। तलवार आत्मा हवा में तैर रही थी और जलते हुए ड्रैगन को देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह बिल्कुल भी हिली नहीं थी। फिर भी ऊर्जा से बनी एक तलवार उसके सामने प्रकट हुई। उसने तलवार की मूठ अपने सुंदर हाथ में ली और फिर वह धीरे से बोली, नश्वर तलवार। जैसे ही उसने यह कहा, तलवार आत्मा तलवार के साथ गायब हो गई और वे प्रकाश की एक किरण में परिवर्तित हो गई जो ज्वलंत ड्रैगन की ओर विस्फोटक रूप से चली। यांग यी की पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि उसने देखा कि वह वास्तव में तलवार आत्मा और उसके हाथ में तलवार के बीच अंतर करने में असमर्थ था। सटीक रूप से कहें तो उसे लगा कि वह तलवार थी और तलवार वह थी। वह अपनी तलवार के साथ एक हो गई थी। तलवार एकीकरण। यांग यी ने देखा कि प्रकाश की किरण ज्वलंत ड्रैगन से टकराए और मात्र एक क्षण बीता कि प्रकाश की किरण ज्वलंत ड्रैगन में जा घुसी और फिर उसकी पूंछ से निकल गई। जलता हुआ ड्रैगन वहीं रुक गया और कुछ क्षण के लिए शांति छा गई। टकराना। यह वहीं पर फट गया और लावा की अनगिनत धाराओं में तब्दील हो गया जो आसपास के क्षेत्र की ओर फैल गया। कितना भयानक। यांग ये ने अपनी नजरें हटा लीं, लेकिन पहले का दृश्य अभी भी उसके दिमाग में घूम रहा था। तलवार आत्मा ने अभी जो गति दिखाई थी, वह उसकी लाइट स्पीड तकनीक से बिल्कुल भी कम नहीं थी और यह उससे भी तेज हो सकती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसकी ताकत क्रिटिकल स्ट्राइक तकनीक के तीसरे चरण से कम नहीं थी। इसके अलावा स्वॉर्ड स्पिरिट के पास कोई स्वॉर्ड इंटेंट या गहन ऊर्जा नहीं थी और वह केवल गति और ताकत पर निर्भर थी। हालांकि यह बिल्कुल ऐसा हमला था जिसमें इतनी भयानक शक्ति थी। अगर मैं इसे स्वॉर्ड इंटेंट, क्रिटिकल स्ट्राइक और लाइट स्पीड के साथ निष्पादित करता तो यह कितना शक्तिशाली होता। उसे इस बात में कोई संदेह नहीं था कि यह 15 ओवरलैप किए गए हेवन रेंज की ताकत से कहीं ज्यादा होगा। बेशक अगर वह 20 या उससे भी ज्यादा हेवन रेंज को ओवरलैप कर पाता तो यह पूरी तरह से अलग नतीजा होता। यदि वह अपने शत्रुओं को आश्चर्यचकित कर दे तो वह एक ही वार में अर्धसंत को भी मार सकता था। जब मैं यह सब कर लूं तो मुझे उससे बात करनी चाहिए। यांग ये ने अपने मन में विचलित करने वाले विचारों को त्याग दिया और लाश की आत्मा ऊर्जा और आध्यात्मिक ऊर्जा से निपटने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। तलवार आत्मा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे हल्के से हिलाया। उसके हाथ की इस सहज लहर ने उसके सामने हवा में कई हाथ मोटी तलवारों को घनी तरह से ढक दिया और 2 सांस से भी कम समय में लगभग 20,000 तलवारें प्रकट हो गईं। वे सभी लावा की सतह पर तेजी से एक गोलाकार संरचना बनाने से पहले उछली जिसने लावा की सतह को ढक लिया। दबाओ। उसने अपने हाथों को नीचे की ओर दबाने से पहले हल्के से चिल्लाया। गोलाकार तलवार के ढांचे के भीतर से प्रकाश की अनगिनत किरणें फूट पड़ीं और फिर लावा के भीतर से दर्द की चीखें तुरंत गूंजने लगीं।
लावा के नीचे की विशाल आकृतियां तलवार के ढांचे पर लगातार हमला करती रहीं, जिससे वह गड़गड़ाने लगा। दुर्भाग्य से यह चट्टान की तरह ठोस बना रहा, और कुछ ही समय में लावा के नीचे के प्राणियों ने हमला करना बंद कर दिया और लावा की गहराई की ओर तैरना शुरू कर दिया। तलवार आत्मा ने लावा को थोड़ी देर तक देखा, फिर उसने अपनी उंगली हिलाई और फिर तलवार की ऊर्जा का एक धागा जो बैल के बाल जितना पतला था, लावा में चला गया। लगभग 15 मिनट ऐसे ही बीत गए और फिर वह थोड़ा उदास हो गई क्योंकि यह अभी भी नीचे तक नहीं पहुंचा था। आधा घंटा और बीत गया और फिर उसके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए, क्योंकि उसे एक रहस्यमयी शक्ति ने नष्ट कर दिया था। क्या हुआ? यांग यी की आवाज अचानक गूंजी। उसने पलट कर देखा और उसने यांग यी के बगल में एक बूढ़े आदमी को खड़ा देखा। यह बिल्कुल वही बूढ़ा आदमी था जो पहले हाफ सेंट दायरे में था। उसने पूछा, तुम सफल हुए? यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, अगर मैं सम्राट क्षेत्र में नहीं पहुंचा होता तो मैं निश्चित रूप से मर जाता। लेकिन एक बार जब मैं सम्राट क्षेत्र में पहुंच गया, तो मैं अर्ध संतों की आत्मा ऊर्जा और आध्यात्मिक ऊर्जा का विरोध करने में सक्षम हूं। बेशक, यह मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि उसकी आत्मा और भावना दोनों की इच्छा समाप्त हो गई थी। इसलिए उनका प्रतिरोध केवल सहज था और इस प्रकार यह मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बहुत ताकतवर नहीं था। उसने आगे कहा, अगर वह तुम्हारा गुरु एल्डम्यू या लुयान होता, तो तुम उनकी आत्मा ऊर्जा और आध्यात्मिक ऊर्जा के संपर्क में आते ही अपना दिमाग खो देते। यांग ये जोर से हंसा और इस विषय पर बात करना जारी नहीं रखा। उसने लावा को देखा और कहा, अभी तुम्हारे चेहरे पर एक गंभीर भाव था। क्या लावा के नीचे कुछ भयानक है? उसने उत्तर दिया, वहां कम से कम 1000 मोनाक रियल प्राणी हैं, और यह बहुत संभव है कि अर्धसंत रियल प्राणी भी वहां मौजूद हों। यांग ये की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। यह कैसे संभव हो सकता है? 1000 से अधिक सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ, और यहां तक अर्धसंत भी। अग्नि आत्मा जाति पवित्र हॉल से कैसे डर सकती है, अगर उनके पास इतनी भयानक ताकत है? उसने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन इसके बारे में सोचो। अगर उनके पास केवल वह ताकत होती जो तुमने सतह पर देखी है, तो वे शायद अतीत में अनगिनत बार नष्ट हो गए होते। इसके अलावा हॉलोव्ड हॉल से जुबान मिंग के समूह ने भी उनके क्षेत्र में अतिक्रमण करने की हिम्मत नहीं की। मुझे लगता है कि फायर स्पिरिट रेस के पास शायद कोई तुरुप का पत्ता है। वह तुरुप का पत्ता कुछ और हो सकता है, या यह ज्वालामुखियों की पर्वत श्रृंखला हो सकती है। यांग यी का दिल थोड़ा डूब गया। पूरे पर्वतीय क्षेत्र में 10,000 से ज्यादा ज्वालामुखी थे। अगर हर एक ज्वालामुखी के लावा के नीचे इतने सारे विशेषज्ञ रहते, तो फायर स्पिरिट रेस वाकई भयानक होती। हमें जल्द से जल्द मेरे मुख्य शरीर की तलाश करनी चाहिए। उसने अचानक कहा, मुझे लग रहा है कि यह पहले से ही विद्रोही डीपफटर को दबाने में असमर्थ होने की कगार पर है। एक बार जब वे सील से बाहर निकलेंगे, तो वे जल्द से जल्द मेरे मुख्य शरीर को नष्ट करने की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि यह उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। यांग ये ने कहा, एक बार कियान यान मर जाएगा तो हम चले जाएंगे। कोई आ रहा है। उसने अचानक अपना सिर उठाया और ऊपर देखा, यह एक अर्धसंत है। वह ज्यादा से ज्यादा 10 सांसों में यहाँ आ जाएगा। यांग ये ने अपने नए अर्धसंत तलवार सेवक पर नजर डाली, और फिर उसकी आंखों में क्रूरता की झलक दिखाई दी। बिल्कुल सही समय पर 10 सांसों के बाद चीहुओ वहां प्रकट हुई जहां यांग ये खड़ी थी। उसने आसपास के माहौल पर नजर डाली और भौहें सिकोड़ते हुए बोला, अभी अभी यहाँ हलचल थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ कोई न हो? चीहुओ ने आसपास के वातावरण का आंकलन किया। वहां गहन ऊर्जा की एक पतली परत थी जो उसके चारों ओर एक अवरोध का निर्माण कर रही थी। उसी समय उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा धागों में बदल गई थी जो उससे बाहर निकलकर एक विशाल सुरक्षा जाल का निर्माण कर रही थी जिसने आसपास के वातावरण को ढक लिया था। इसलिए एक चींटी से 100 गुना छोटा प्राणी भी उसे तुरंत पहचान लेता था। लावा को देखने से पहले उसने कुछ देर तक आसपास के माहौल को देखा। वह थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और फिर उसने कहा, यहाँ एक लड़ाई हुई थी, और यह बहुत पहले की बात नहीं है। वह निश्चित रूप से बहुत दूर नहीं गया है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उन्होंने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा वापस ले ली और वहां से चले जाने का इरादा किया। ठीक इसी क्षण उसके चेहरे के हाव भाव अचानक बदल गए, क्योंकि उसकी साधना तुरंत ही सम्राट क्षेत्र में गिर गई थी। एक पल में चीहुओ को पता चल गया कि वह एक घात में फंस गया है, और उसके भीतर से आग की एक गोलाकार लहर व्यवहारिक रूप से सहज रूप से भड़क उठी। आग की लपटों के भीतर भयानक और शक्तिशाली बल ने चीहुओं के चारों ओर की हवा को तुरंत जला दिया, और यहां तक कि उसके आसपास की जगह भी टूटने के हल्के निशान दिखाने लगी। स्लैश। तलवार की ऊर्जा की एक किरण आग की लपटों के खिलाफ फूट पड़ी, और एक विस्फोट हुआ। उसके बाद एक हल्की कराह गूंजी, जिसके बाद एक आकृति प्रकाश की किरण में बदल गई जो आकाश में चली गई और ज्वालामुखी के मुंह से गायब हो गई। चीहुओ थोड़ा स्तब्ध रह गया, और फिर उसने अपनी हथेली को आगे बढ़ाया और पकड़ने की कोशिश की, जिससे उसकी हथेली पर लाल तरल की एक गेंद दिखाई दी। तुम सच में बहुत घायल हो। चीहुओ को तुरंत समझ में आ गया जब उसने लाल तरल देखा।
आखिरकार यांग ये ने पहले भी अपनी ताकत बढ़ाई थी और कियान यान और बूढ़े आदमी द्वारा उसे बुरी तरह से घायल भी किया गया था। दूसरे शब्दों में, यांग ये निश्चित रूप से इस समय बुरी तरह से घायल था। जितना ज्यादा उसने इसके बारे में सोचा, उसे यह बात ज्यादा समझ में आई, और इसलिए उसने ज्वालामुखी से बाहर निकलने में भी संकोच नहीं किया। हालांकि ज्वालामुखी के मुंह से बाहर निकलते ही वह तुरंत दंग रह गया, क्योंकि उसके पास ही एक व्यक्ति खड़ा था, और वह एल्ड यू था। इसके अलावा एल्ड यू ने एक आकृति भी पकड़ी हुई थी। हालांकि उसने पहले कभी यांग ये को नहीं देखा था, लेकिन उसने तुरंत तय कर लिया कि यह यांग ये ही था, क्योंकि उसमें से भयंकर और तीखी तलवार की तीक्ष्ण वाणी निकल रही थी। क्या हो रहा है? चीहुओ ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, भाई यू, क्या कियान यान ने नहीं कहा कि आप मर चुके हैं? भाई यू ने उत्तर दिया, इस बच्चे ने मुझे वास्तव में बहुत घायल कर दिया, लेकिन वह मुझे मार नहीं सका। उसने मुझे कठपुतली बनाने के इरादे से मुझे नियंत्रित करने के लिए केवल एक गुप्त तकनीक का उपयोग किया। दुर्भाग्य से वह बहुत घमंडी था। न केवल वह असफल हुआ, बल्कि उसे मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा से भी नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि वह काफी मजबूत था और मुझसे बच निकलने में सक्षम था। मैं यहाँ बहुत देर से इधर उधर देख रहा था, और जब मैंने देखा कि यहाँ से हंगामा आ रहा है, तो मैं यहाँ भाग गया। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह सीधे मुझ पर हमला करेगा। क्या ऐसा है? चीहुओ की आंखों में सतर्कता थी जब उसने पूछा, क्या वह मर गया है? बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैंने उसे जीवित रखा है क्योंकि मैं उसे वापस ले जाना चाहता हूँ। चीहुई ने अचानक कहा, उसे मुझे दे दो, ठीक है? बेशक। बूढ़े आदमी ने यांग ये को चीहुओ के पास फेंक दिया। उसी समय चीहुओ ने अचानक यांग ये पर अपनी हथेली थपथपाई। लगभग उसी क्षण यांग ये के हाथ से तलवार की ऊर्जा की एक किरण निकली और चीहुओ के हमले से टकराई। इसके अलावा जिस समय यांग ये ने हमला किया था, ठीक उसी समय आसपास एक रहस्यमयी ऊर्जा प्रकट हुई थी, और इसने चीहुओ की साधना को तुरंत सम्राट क्षेत्र में दबा दिया। ऊर्जा हथेली और तलवार की ऊर्जा बिखरते ही गड़गड़ाने लगी। इस बीच भाई यू ने अचानक हमला कर दिया था। वह प्रकाश की एक काली किरण में बदल गया जो चीहुओ की ओर विस्फोटक रूप से उछली। चीहुओ के हाव भाव में अचानक बदलाव आया और उसने कहा, तुम भाई यू नहीं हो। तुम कौन हो? हालांकि वह चौंक गया था, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल भी धीमी नहीं थी। उसने अपनी हथेलियां आगे की ओर पटकी और फिर लपटों की दो चमकदार धारें आगे की ओर चमक उठीं और तुरंत यांग ये की ओर बढ़ गईं। हेवन रेंड। जैसे ही यांग ये ने यह शब्द बोला, तलवार की ऊर्जा की एक किरण चमक उठी, और इसने लपटों के भीतर एक बड़ा छेद कर दिया और सीधे चीहुओ पर गोली चलाई जो उसके ठीक पीछे थी। यांग ये ने जरा भी पीछे हटने की हिम्मत नहीं की, और उसने तुरंत 10 ओवरलैप्ड हेवन रेंज और क्रिटिकल स्ट्राइक तकनीक के तीसरे चरण को अंजाम दिया। इसके अलावा उसने लाइट स्पीड को भी सक्रिय कर दिया था। इसे उसका सबसे मजबूत हमला माना जा सकता है। चीहुओ की पुतलियां सिकुड़ गईं जब उसने अपनी हथेलियों को आगे की ओर दबाने से पहले उन्हें आपस में दबाया। एक ज्वलंत ऊर्जा हथेली चमक उठी और यांग यी की तलवार ऊर्जा से टकरा गई। टकराना। दोनों हमलों के अलग अलग होने पर एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, और ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर आसपास की ओर बह गई। इसने चीहुओ को इस हद तक उड़ा दिया कि वह बार बार पीछे हट गया। इस बीच यांग ये का अर्धसंत तलवार सेवक चीहुओ के सामने प्रकट हुआ। तलवार सेवक ने किसी भी तकनीक का उपयोग नहीं किया, और उसने बस चीहुओ की ओर मुट्ठी से वार किया। इस समय चीहुओ बिल्कुल भी नहीं बच सकता था, और वह केवल अपनी मुट्ठी को आगे की ओर पटक सकता था ताकि तलवार सेवक के हमले से सीधे टकरा सके। टकराना। जैसे ही उनकी मुट्ठियां टकराईं, चीहुओ उड़ गया। इस समय वह सम्राट क्षेत्र के 9वें रैंक पर था, इसलिए वह अर्धसंत क्षेत्र में एक तलवार संत का विरोध कैसे कर सकता था? मर जाओ। तलवार संत ने अपना दाहिना हाथ उठाया और दूर से चीहुओ पर पंजा मारा, और फिर एक विशाल पंजा अंतरिक्ष को चीरता हुआ चीहुओ के ऊपर दिखाई दिया। उसके बाद उसने भयंकर रूप से पंजा मारा। यह बहुत तेज था, और चिन्हुओ अपनी वर्तमान स्थिति में इसे चकमा देने में असमर्थ था। उसके पास इसके साथ सीधे टकराने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भाड़ में जाओ। चीहुओ ने गुस्से से दहाड़ लगाई क्योंकि उसके भीतर से आग की लपटें फूट पड़ीं। लपटें हवा में फैलने लगीं और वे एक विशाल ड्रैगन में बदल गईं जो 1 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा था। यह आसमान में उछला और तलवार संत के पंजे से टकराया। उसी समय चीहुओ की आकृति पीछे की ओर विस्फोटक रूप से चमक उठी। उसे बहुत स्पष्ट रूप से पता था कि जब तक उसकी साधना दबा दी गई थी, तब तक वह उस अर्धसंत कठपुतली का मुकाबला नहीं कर सकता था। इसके अलावा यांग ये जो उसके लिए खतरा बन सकता था, वह भी यहाँ था। इसलिए जैसे ही उसे अवसर मिला, उसने पीछे हटना शुरू कर दिया। लेकिन अंत में वह अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सका, क्योंकि जब वह पीछे हटने ही वाला था, तभी तलवार की ऊर्जा की एक किरण आकाश को चीरती हुई उसके सामने आ पहुंची, इसलिए उसके पास इसका प्रतिरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भाड़ में जाओ। उसने फिर से गुस्से से दहाड़ते हुए अपना दाहिना हाथ मुट्ठी में बंद किया और उसे आगे की ओर पटक दिया।
उसके सामने का स्थान तुरंत ढह गया, और उसने जो स्थानिक दरार बनाई, उसने तुरंत यांग ये की तलवार की ऊर्जा को निगल लिया। हालांकि ची हुओ ने भी मुंह भर खून थूका। इस बीच इस छोटी सी देरी ने तलवार सेवक को फिर से उसके सामने आने का मौका दिया। उसी समय एक विशाल ऊर्जा मुट्ठी अंतरिक्ष को चीरती हुई और भयानक शक्ति लेकर उसकी ओर टूट पड़ी। ची हुओ के चेहरे पर एक क्रूर भाव उभर आया। उसकी भुजाएं कांप उठीं और उसकी आस्तीनें टूटकर बिखर गईं, जबकि उसकी भुजाएं तुरंत पूरी तरह से लाल हो गईं। वे जलती हुई लोहे की छड़ों की जोड़ी की तरह थीं। मर जाओ, उसने आगे की ओर मुक्का मारते हुए गुस्से से दहाड़ लगाई, और फिर उसकी भुजाओं से 100 मीटर से ज्यादा लंबे 2 ज्वाला के खंभे निकले। ज्वाला के खंभे पूरे रास्ते में जगह जगह से गुजरे और विशाल ऊर्जा मुट्ठी से टकराए। टकराना, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और टक्कर के बिंदु पर मौजूद स्थान ढह गया। इसके अलावा ढहा हुआ स्थान खतरनाक गति से फैल रहा था। 300 मीटर के क्षेत्र में अंतरिक्ष के ढहने से पहले समय की एक सांस से भी कम समय बीता। लेकिन बहुत जल्द ही टूटे हुए स्थान को कानूनों की ऊर्जा द्वारा मरम्मत कर दिया गया, और ऐसा लगा जैसे विनाश कभी हुआ ही नहीं था। ची हुओ भागना चाहता था। दुर्भाग्य से अर्धसंत तलवार सेवक उससे तेज था, और इसने उसे युद्ध में बंद कर दिया, इससे पहले कि उस पर सभी तरह के हमले होते। इससे उसके पास भागने का कोई मौका नहीं था। इसके अलावा उसकी साधना के दमन ने उसके लिए अपनी पूरी ताकत को सामने लाना पूरी तरह से असंभव बना दिया, इसलिए युद्ध शुरू होने के बाद से ही वह तलवार सेवक द्वारा पूरी तरह से दबा हुआ था। उसके लिए हार तो बस समय की बात थी। यांग यी की गहन ऊर्जा पागलपन की हद तक बढ़ गई। वह हमला करने ही वाला था कि तभी प्रकाश की एक किरण चमकी, और फिर तलवार आत्मा ने मानव रूप धारण किया और उसके सामने प्रकट हुई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यांग ये हैरान था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी मुट्ठी में तलवार बन गई। उसने कहा, यहाँ बहुत ज्यादा शोर है। अगर हम अगले कुछ समय में यहाँ से नहीं निकले तो बाकी 2 अर्धसंत यहाँ आ जाएंगे। जैसे ही वह बोल रही थी, उसके हाथ में मौजूद तलवार से अचानक एक चमकदार प्रकाश की किरण निकली और फिर वह प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गई, जो उसी स्थान पर गायब हो गई। ची हुओ तलवार सेवक के साथ युद्ध में उलझा हुआ था, तभी अचानक उसके चेहरे पर अचानक से बहुत बड़ा परिवर्तन आया और उसे खतरे का एक अभूतपूर्व एहसास हुआ। उसके बाद उसके सामने एक प्रकाश की किरण आई। उसने सहज रूप से अपनी हथेलियां उठाईं और उन्हें उसकी ओर थपथपाया। हालांकि अनुभव करना, प्रकाश की किरण उसकी छाती को भेदती हुई निकल गई। ची हुओ का शरीर उसी समय अकड़ गया, जबकि उसके अंदर की ऊर्जा नदी की तरह बह निकली। चलो चलें। तलवार आत्मा ने अपना हाथ हल्के से हिलाया, और फिर ची हुओ की लाश मौके पर ही गायब हो गई। इस समय यांग ये ने अपनी सांस बिल्कुल भी बर्बाद नहीं की। उसने तलवार आत्मा पर केवल एक नजर डाली और फिर तलवार आत्मा और तलवार सेवक को अपने साथ लेकर मौके पर ही गायब हो गया। ... 3 सांसों के बाद सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी और कियान यान वहीं दिखाई दिए जहां यांग ये थोड़ी देर पहले थे। ची हुओ मर चुका है, सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी धीमी आवाज में बोला। उसे मदद मिली थी, कियान यान ने दांत पीसते हुए उग्रता से बोला। सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखें थोड़ी बंद की और कहा, उनमें से एक आभा अर्धसंत की थी। जहां तक दूसरी आभा की बात है तो यह इससे पहले दिखाई दी थी। यह अर्धसंत की नहीं है, लेकिन यह बहुत शक्तिशाली है। हम उसका पीछा करना जारी नहीं रख सकते। उसके पास दमन का पत्थर और 2 विशेषज्ञों की मदद है। हम उसे पकड़ने में सक्षम होने पर भी उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। जब वह इस बिंदु तक बोला, तो सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली और कहा, अब मुझे आखिरकार समझ में आ गया है कि होलोडहॉल लगातार उसे मारने में क्यों विफल रहे हैं। उसकी ताकत मुख्य बिंदु नहीं है, सबसे भयानक हिस्सा उसकी प्राकृतिक प्रतिभा है। वह अभी केवल 20 वर्ष का है, लेकिन उसके पास पहले से ही ऐसी भयानक ताकत है। यहाँ तक 10 नेदर पवेलियन के प्रतिभाशाली लोग भी एक हद तक उससे कमतर हैं। अगर हम उसे अभी नहीं मारते और उसे पूरी तरह से परिपक्व होने नहीं देते, तो वह शायद तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज की तरह एक और अस्तित्व बन जाएगा। उस समय हमारी अग्नि आत्मा जाति शायद विनाश से पीड़ित होगी। कियान यान ने आगे कहा, हम उसके प्रियजनों को पकड़ने के लिए कुछ विशेषज्ञों को प्रोफाउंडर महाद्वीप में क्यों नहीं भेजते ताकि हम उनका इस्तेमाल उसके खिलाफ कर सकें। क्या तुम मौत को दावत देने की कोशिश कर रहे हो? सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी चिल्लाया, क्या तुम जानते हो कि प्रोफाउंडर कॉन्टिनेंट पर रहने वाला वह अर्धसंत कितना भयानक है? यहाँ तक पवित्र हॉल से 10 अर्धसंतों की संयुक्त सेना भी उसे नहीं मार सकती। तुम प्रोफाउंडर कॉन्टिनेंट जाना चाहते हो? यहाँ तक हमारी जाति के सभी अर्धसंत बुजुर्गों की संयुक्त सेना भी शायद उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। तो क्या यह हो सकता है कि आप बस सब कुछ भूल जाना चाहते हैं? कियान यान अनिच्छा से बोला, उसने हमारी जाति के बहुत से सदस्यों को मार डाला, और उसने हमारे 2 अर्धसंतों को भी मार डाला। अगर इसकी खबर फैल गई, तो यह निश्चित रूप से हमारी जाति के लिए अपमानजनक होगा। हम वापस जा रहे हैं। हम कुछ करने से पहले दूसरे बुजुर्गों का इंतजार करेंगे। सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने पर्वत श्रृंखला की गहराई की ओर देखा, और फिर वह घूम गया और आकाश में टिमटिमाने लगा।
कियान यान ने अपनी मुट्ठियां इस हद तक कस ली कि उसकी उंगलियां चटकने लगी और उसकी आंखों में एक क्रूर भाव उभर आया जब उसने पर्वत श्रृंखला की गहराई की ओर देखा। कुछ देर बाद वह आखिरकार मुड़ा और चला गया। अध्याय 719। आप मना करते हैं तो अपनी पूरी रेस से भुगतान करें। मैंने वास्तव में एक अर्ध संत की ताकत को कम करके आंका था, यांग ये ने धीमी आवाज में कहा जब वह एक विशाल चट्टान पर खड़ा था और चीहुओ की लाश को देख रहा था। इससे पहले जब चीहुओ ज्वालामुखी में प्रवेश करती थी तो वह अचानक हमला करने का इरादा रखता था, लेकिन चीहुओ बहुत सतर्क था। ऐसी परिस्थितियों में वह बिल्कुल भी अचानक हमला नहीं कर सकता था। हालांकि वह चीहुओ को मारने से हार नहीं मानना था, इसलिए उसने खुद को दिखाया और चीहुओ से भिड़ गया। फिर भी वह उस टक्कर में हार गया। हालांकि यह उसकी उम्मीदों के अनुरूप था और इसलिए वह तुरंत पीछे हट गया। ज्वालामुखी के मुहाने से बाहर निकलने के बाद उसने सोचा था कि वह चीहुओं को आश्चर्यचकित करने के लिए अर्ध संत तलवार सेवक पर भरोसा कर सकता है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि चीहुओ इतना सतर्क रहेगा और उसे कोई मौका देने से इनकार कर देगा। इसलिए उसके पास सामने से हमला करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। हालांकि उसने कल्पना नहीं की थी कि चीहुओ तब भी तलवार सेवक और खुद की संयुक्त सेना का विरोध करने में सक्षम होगा जब चीहुओ की साधना को सम्राट क्षेत्र में दबा दिया गया था। उस क्षण उसे एहसास हुआ कि उसने वास्तव में एक अर्धसंत की असली ताकत को कम करके आंका था। तलवार आत्मा ने कहा, अर्धसंतों को इस दुनिया के शिखर पर अस्तित्व माना जाता है। भले ही अर्धसंतों के बीच ताकत में अंतर हो, लेकिन सबसे कमजोर अर्धसंतों को भी मारना इतना आसान नहीं है। अगर आप इंटेंट इग्निशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप केवल कुछ समय के लिए ही अर्धसंतों का विरोध कर पाएंगे, लेकिन अगर लड़ाई लंबी चली तो आप निश्चित रूप से हार जाएंगे। भले ही आप इंटेंट इग्निशन को सक्रिय कर लें और मोनाक दायरे की 9वीं रैंक प्राप्त कर लें, फिर भी आपके लिए अर्धसंतों को आमने सामने की टक्कर में मारना असंभव होगा अगर वह अर्धसंतों आपसे गंभीरता से लड़ रहा है। इसके अलावा अगर लड़ाई लंबी चली तो ज्यादातर आपकी हार के साथ ही समाप्त होगी। यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, मैं समझती हूँ। मेरे और अर्धसंत के बीच काफी अंतर है। मैं ज्यादा से ज्यादा अर्धसंत से खुद को बचाने में सक्षम हूँ। उसने कहा, यह बहुत अच्छी बात है कि तुम यह सब समझ पा रहे हो। यांग ये ने अचानक पूछा, अभी तुम कितनी ताकतवर हो? तलवार आत्मा ने पहले कभी लड़ाई नहीं की थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि वह कितनी ताकतवर है। लेकिन जब उसने पहले दोनों मौकों पर लड़ाई की तो उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ ताकतवर नहीं थी, वह बहुत ताकतवर थी। उसने जवाब दिया, आप मुझे हरा नहीं सकते। यांग ये अचंभित रह गया और पूछा, क्या आप अर्धसंत हैं? उसने अपना सिर हिलाया, मैं अधिक से अधिक सम्राट क्षेत्र में हूँ। तब उसने जवाब दिया, अगर हम लड़ें तो तुम मुझसे कैसे लड़ोगे? हेवन रेन ड्राइंग तकनीक, क्या तुम मेरे बिना अपना सबसे शक्तिशाली हमला कर सकते हो? यांग यी के पास कहने को शब्द नहीं थे। यांग ये चुप हो गया क्योंकि उसे अचानक एहसास हुआ कि वह हेवन रेन पर बहुत ज्यादा निर्भर है और उसे इसे अंजाम देने के लिए प्राचीन म्यान की जरूरत है। अगर भविष्य में उसे प्राचीन म्यान खोना पड़ा तो वह हाफ सेंट से कैसे लड़ेगा? तुम्हारे पास तलवार चलाने की बहुत कम तकनीकें हैं, वह अचानक बोली, या मुझे यह कहना चाहिए कि तुम्हारे पास तलवार चलाने की बहुत कम तकनीकें हैं। अंत में सिर्फ हेवन रेन पर निर्भर रहना अपर्याप्त है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यांग ये ने कहा, आपने जो तकनीक पहले अपनाई थी वह बुरी नहीं थी। मुझे भी सिखाए। उसने उसकी ओर देखा, ऐसा नहीं था कि मैंने तुम्हें पहले यह सिखाने से मना कर दिया था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि अतीत में इसका उपयोग कैसे किया जाए। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं पवित्र भूमि पर पहुंचने के बाद अपने मुख्य शरीर के करीब आ गई थी और इसने मेरी यादों के एक बड़े हिस्से को ठीक होने का मौका दिया। इसलिए मेरे दिमाग में तलवार की कुछ भयानक तकनीकें उभरीं। जब वह इस बिंदु तक बोली तो उसने अचानक पूछा, क्या आपको लगता है कि तलवार दाव में आपकी उपलब्धियां बहुत भयानक हैं? यांग ये को समझ में नहीं आया कि वह ऐसा सवाल क्यों पूछ रही है, लेकिन वह एक पल के लिए झिझका और फिर बोला, सब ठीक होगा। उसने जवाब में अपना सिर हिलाया और कहा, तुम्हारा रास्ता अभी भी बहुत लंबा है। तुम ज्यादा से ज्यादा उस रास्ते पर चल पड़े हो, ऐसा माना जा सकता है। चलो अब इसे एक तरफ रख देते हैं। मैं तलवार चलाने की उस तकनीक को तुम्हारे दिमाग में डाल दूंगी ताकि तुम उसे देख सको। जैसे ही उसने कहा, उसने अपनी उंगली हिलाई और यांग ये के सिर में रोशनी की एक किरण चमक उठी। उसके दिमाग में सूचनाओं का एक ढेर उमड़ पड़ा। त्रिशीर्ष तलवार तकनीक, नश्वर तलवार। इस तकनीक के लिए तलवार एकीकरण की आवश्यकता होती है। मनुष्य तलवार है और तलवार मनुष्य है। तलवार को शरीर का हिस्सा बनाओ और तलवार को सच्चा जीवन दो। तलवार आत्मा ने कहा, इस तलवार तकनीक को साधना आपके लिए बहुत आसान होगा क्योंकि तलवार दाव में आपकी उपलब्धि पूरी तरह से तलवार एकीकरण से आगे निकल गई है। आपको केवल इस तलवार तकनीक के संचलन मार्गों और इसे निष्पादित करते समय इरादे, ऊर्जा और आत्मा के संयोजन से खुद को परिचित करने की आवश्यकता है। एक बार जब आप इसे पूरा कर लेंगे तो आप इसे निष्पादित करने में सक्षम होंगे।
हालांकि अगर आप इसे मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपको इसका लगातार अभ्यास करना होगा। यांग ये ने अपनी आंखें खोली, अपना हाथ बढ़ाया और उसकी मुट्ठी में एक तलवार दिखाई दी। उसे तुरंत लगा कि तलवार उसके शरीर का एक हिस्सा है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस तकनीक को निष्पादित करते समय उसे केवल तलवार एकीकरण प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी, उसे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा, आत्मा ऊर्जा, तलवार की मंशा और गहन ऊर्जा को प्रसारित करना था। संक्षेप में कहें तो यह ऐसा काम नहीं था जिसे कुछ दिनों में पूरा किया जा सके। उन्होंने पूछा, इसे त्रिशीर्ष तलवार तकनीक कहा जाता है, इसलिए दो और होनी चाहिए, है ना? अपनी समझ से परे मत पहुंचो। वह चीहुओं की लाश के पास गई और बोली, भले ही तुम्हारे लिए नश्वर तलवार की साधना करना बहुत मुश्किल न हो, लेकिन बाकी दो तकनीकें ऐसी तकनीकें नहीं हैं जिन्हें तुम अभी साधना कर सकती हो। इसके अलावा तुम्हारे पास उन्हें धीरे धीरे साधना करने का समय नहीं है, इसलिए अभी के लिए नश्वर तलवार में अच्छी तरह से प्रशिक्षण लो। बोलते समय उसने अपनी उंगली हिलाई और फिर प्रकाश की किरणें चीहुओं की लाश में प्रवेश कर गईं। यांग ये ने तलवार आत्मा की ओर देखा। उसने देखा कि वह पहले से थोड़ी अलग थी, हालांकि वह भी यह नहीं बता पाया कि उसके बारे में क्या अलग था। यह सिर्फ एक एहसास था। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और उस सब के बारे में सोचना बंद कर दिया, क्योंकि चाहे वह कितनी भी बदल गई हो, वे एक ही नाव पर सवार थे, इसलिए उसे बस थोड़ा और सतर्क रहना था। एक दिन बाद तलवार आत्मा ने चीहुओं की लाश को तलवार सेवक में परिष्कृत कर दिया और चीहुओं की लाश पर नियंत्रण करने की बारी यांग ये की थी। अग्नि आत्मा जाति का क्षेत्र। इस समय फायर स्पिरिट रेस के क्षेत्र पर कड़ी सुरक्षा थी। एक साल रियल्म विशेषज्ञ 30 मीटर की दूरी पर तैनात थे, जबकि 50 मोनार्क रियल्म विशेषज्ञों के समूह हवा में गश्त कर रहे थे। इस समय एक हॉल में 4 अर्ध संत इकट्ठे हुए थे। यह सफेद बालों वाला बूढ़ा कियान यान था, और टोंग फेन और ग्रैंड एल्डर दोनों ही थे जो अभी अभी यहाँ वापस आए थे। गाजियन लिन, आप कह रहे हैं कि मेरी पोती को उस आदमी यांग ये ने मार डाला? टोंग फेन ने उग्रता से कहा। कियान यान ने टोंग फेन की ओर देखा और फिर वह चुप हो गया। गाजियन लिन ने सपाट लहजे में कहा, बेशक। क्या आपको लगता है कि मैं आपको धोखा दूंगा? गाजियन लिन को अच्छी तरह पता था कि अगर टोंग फेन को पता चल गया कि उसकी पोती की मौत के पीछे कियान यान का हाथ है, तो यांग ये की हत्या की बात तो दूर, ऐसा होने से पहले ही फायर स्पिरिट रेस में आंतरिक कलह शुरू हो जाएगी। उस समय यांग ये को फायदा उठाने का मौका मिलेगा और यह फायर स्पिरिट रेस के लिए बहुत बुरा होगा। इसलिए उसने और कियान यान ने मिलकर सारा दोष यांग ये पर मरने का फैसला किया था। चूंकि दो अर्ध संतों ने मिलकर जानकारी को दबा दिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से अग्नि आत्मा जाति में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो सच्चाई को उजागर करने का साहस कर सके। इस तरह वे आंतरिक कलह को भड़कने से रोक सकते थे और यांग ये को मारने के लिए टोंग फेन को किसी भी हद तक जाने पर मजबूर कर सकते थे। यह एक पत्थर से दो पक्षियों को मारने जैसा था। कमीने। टोंग फेन की आंखें लाल हो गईं, जबकि उसके आसपास का स्थान लगातार उछल रहा था। ये यांग, तुम बेईमान जानवर हो। जियाउन ने तुम्हें बचाया और यहाँ तक कि मेरे फायर क्रिस्टल भी चुरा लिए ताकि तुम ठीक हो सको, फिर भी तुमने वास्तव में उसे मार डाला। मैं निश्चित रूप से तुम्हारी हड्डियों को जला दूंगा और तुम्हारी राख को बिखेर दूंगा। जैसा कि उसने कहा, टोंग फेन हॉल से बाहर निकलने वाला था। रुको। संरक्षक लिन ने टोंग फेन को रोका और कहा, यांग ये के पास दमन का पत्थर है और उसे 2 विशेषज्ञों की भी सहायता प्राप्त है। अकेले बाहर निकलना अपनी जान देने से अलग नहीं है। मैंने आप सभी को यहाँ वापस बुलाया है क्योंकि मुझे उम्मीद है कि हम उसके खिलाफ सेना में शामिल होंगे। टोंग फेन की छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी, जबकि उसके अंदर से लगातार आग की लपटें निकल रही थीं। हालांकि उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। आखिरकार जियाउन उसकी इकलौती पोती थी। कियान यान की पलकें फड़क उठीं। उसे पता था कि अगर टोंग फेन को सच्चाई पता चल गई, तो टोंग फेन उसे मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हालांकि उसे इस बात का डर नहीं था, लेकिन वह किसी से मौत तक लड़ना नहीं चाहता था, खासकर ऐसे समय में। बड़े बुजुर्ग ने अचानक पूछा, वह आदमी, ये यांग, क्या यांग ये है? गाजियन लिन ने सिर हिलाया और कहा, वह प्रोफाउंडर कॉन्टिनेंट का तलवार सम्राट है। भले ही मैंने पहले उसका नाम सुना हो, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह इतना बड़ा प्रतिभाशाली होगा कि वह मोनार्क दायरे में हाफ सेंट से भी लड़ सकता है। इसके अलावा उसके साथ 2 अन्य विशेषज्ञ भी हैं। हमें उससे निपटते समय सावधान रहना चाहिए, खासकर इसलिए क्योंकि उसके पास दमन का पत्थर है। क्या हमें पवित्र हॉल से मदद मांगनी चाहिए? कियान यान ने अचानक कहा, वर्तमान में हमारे कुलपति बंद दरवाजों के पीछे साधना कर रहे हैं। जहां तक अन्य बुजुर्गों की बात है, वे या तो स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं या पवित्र हॉल के विशेषज्ञों के साथ विद्रोही गहन चिकित्सकों की रक्षा कर रहे हैं। भले ही हमें यांगी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उसके पास दमन का पत्थर है। जब तक यह उसके पास रहेगा, हमारी ताकत बहुत कम हो जाएगी। नहीं,
संरक्षक लिन ने उत्तर दिया, पवित्र हॉल के विशेषज्ञों को हमारे क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देना खुद पर आपदा लाने से अलग नहीं है। वह साथी सुप्रीम एक साल थे, बहुत लंबे समय से हमारे उस खजाने पर नजर गड़ाए हुए हैं। हम उन्हें बिल्कुल भी अवसर या बहाना नहीं दे सकते। इसके अलावा अगर हम उनकी मदद चाहते हैं तो यांग ये के मरने के बाद दमन का पत्थर निश्चित रूप से उनके हाथों में आ जाएगा। इस तरह के कीमती खजाने को हमारी फायर स्पिरिट रेस के कब्जे में रखना सबसे अच्छा है। हमारी अग्नि आत्मा जाति ने बहुत सारे लोगों को खो दिया है। ग्रैंड एल्डर ने अचानक कहा, मैं घटनाओं के क्रम के बारे में नहीं पूछने जा रहा हूँ। आप सभी यांग ये को मारना चाहते हैं, लेकिन क्या आप सभी ने इस बारे में सोचा है कि वह एक साथ दायरे में रहते हुए 3 हाफ सेंट से कैसे बच पाया? फिर भी अब वह मोनाक दायरे में है। दमन के पत्थर और 2 विशेषज्ञों की सहायता के साथ क्या आपको लगता है कि हम उसे मार सकते हैं? वे सभी चुप हो गए। अचानक एक व्यक्ति हॉल में आया और बोला, बुजुर्गों। वह व्यक्ति यांग ये यहाँ है। उनके हाव भाव बदल गए और फिर वे तुरंत ही गायब हो गए। एक विशाल चौराहे पर यांग ये अपने हाथ में प्राचीन म्यान और पीठ पर तलवार की पेटी लिए खड़ा था। जू झिकिंग और कियान मेई उसके सामने खड़े थे और उन दोनों के पीछे 80 से अधिक सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ और 1000 से अधिक एक साल क्षेत्र विशेषज्ञ खड़े थे। यांग ये, तुमने फिर से यहाँ आने की हिम्मत की। कियान मेई का हाथ पहले ही ठीक हो चुका था और उसकी चोटें लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुकी थीं। हालांकि उसके दिल की चोट को ठीक करना असंभव था। यांग ये ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ ही देर में 4 आकृतियां वहां प्रकट हो गईं। यांग ये, तुम जानवर हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। टोंग फैन ने यांग ये को देखते ही तुरंत क्रोध से जलना शुरू कर दिया और उसने हमला करने का इरादा किया। हालांकि उसे गाजियन लिन ने रोक दिया। कुछ ठीक नहीं लग रहा है। गाजियन लिन ने धीमी आवाज में कहा, अभी कोई जल्दबाजी में काम मत करो। यांग ये ने उन पर नजर डाली और फिर उसकी नजर अंत में कियान यान पर पड़ी। जियाओन फायर स्पिरिट रेस की सदस्य थी और वह उससे बहुत जुड़ी हुई थी। अगर मैं तुम सभी को मार डालूं तो वह निश्चित रूप से दुखी होगी। इसलिए मैं तुम सभी को एक मौका दूंगा। यह वास्तव में मेरे लिए भी एक मौका है। कियान यान को सौंप दो और मैं चला जाऊंगा। संरक्षक लिन ने धीमी आवाज में कहा, अगर हम मना कर दें तो क्या होगा? क्या तुम्हें यकीन है? यांग ये ने पूछा। उसने उत्तर दिया, मैं हूं। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया। 2 अर्ध संत तलवार संत प्रकट हुए और उसने कहा, फिर मैं उसके साथ पूरी अग्नि आत्मा जाति को दफना दूंगा। अध्याय 720 कुलपिता का आगमन। एल्दची। गाजियन लिन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, रुको। जब वह इस बिंदु तक बोला तो उसने यांग यी को देखा और उसकी आंखों में आश्चर्य भर गया। तुमने वास्तव में उन्हें कठपुतलियों में बदल दिया। अर्धसंत कठपुतलियां। यहाँ उपस्थित सभी अर्धसंत स्तब्ध रह गए। प्रकाश की एक किरण चमकी और फिर तलवार आत्मा यांग ये के पास प्रकट हुई। उसने कहा, जब तक दमन के पत्थर का प्रभाव सक्रिय है, मैं एक अर्धसंत को व्यस्त रख सकती हूँ। अच्छा। यांग ये ने अपनी हथेली पलटी और दमन का पत्थर उसकी मुट्ठी में प्रकट हुआ और फिर एक अवर्णनीय शक्ति तुरंत प्रकट हुई और आसपास के सभी लोगों की साधना को दबा दिया। रुको। ठीक जब यांग ये हमला करने वाला था तो टोंग फेन अचानक आगे बढ़ा और पूछा, यांग ये, क्या तुम ही थे जिसने जियाउन को मारा था? उस पर अपनी सांसें क्यों बर्बाद कर रहे हो? उसे मार डालो। कियान यान ने जब देखा कि स्थिति उसके पक्ष में नहीं बन रही है तो उसने हमला करने का इरादा किया। हालांकि अचानक उसके सामने आग की लपटें दिखाई दीं। उसने पलटकर कियान फेन को देखा और फिर गुस्से से बोला, टोंग फेन, तुम क्या कर रहे हो? टोंग फेन ने कियान यान और गाजियन लिन की ओर ठंडी नजर से देखा और फिर कहा, गाजियन लिन, कियान यान, मैं नहीं चाहता कि जियाउन व्यर्थ में मर जाए। मुझे इसकी तह तक जाना होगा। समग्र हित को हर चीज से ऊपर रखो। संरक्षक लिन ने स्पष्ट रूप से कहा, चाहे जियाउन को किसने मारा हो, खून का कर्ज खून से चुकाया जाना चाहिए। टोंग फेन ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। तुम्हें यह भी नहीं पता कि जियाउन को किसने मारा? यांग ये ने ठहाका लगाते हुए कहा, उस दिन बहुत सारे गवाह थे। क्या तुम उनमें से किसी से भी पूछकर नहीं जान सकते? टोंग फेन ने आसपास के लोगों में से एक को पकड़ लिया और पूछा, जियाउन को किसने मारा? मैं नहीं जानता। वह विद्वान टोंग फेन को सच बताने का साहस कैसे कर सकता था? टकराना। टोंग फेन ने अपना हाथ हल्के से कस लिया और वह गहरा घाव तुरंत नष्ट हो गया। टोंग फेन, क्या तुम पागल हो गए हो? गाजियन लिन गुस्से से बोला। टोंग फेन ने उग्रता से कहा, संरक्षक लिन, मुझे पता है कि मेरी ताकत आपसे कम है, लेकिन बेहतर होगा कि आप मुझ पर दबाव न डालें। अन्यथा मैं आपको अपने साथ नीचे ले जाऊंगा। गार्डियन लिन की दाढ़ी कांप उठी और वह गुस्से से भड़क उठा, लेकिन उसने टोंग फेन को बलपूर्वक दबाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि कोई भी समझ सकता था कि टोंग फेन पागल होने की कगार पर था। एक पागल आदमी कुछ भी करने में सक्षम होता है, खासकर टोंग फेन, क्योंकि उसके पास चिंता करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। यह मैं था। इस बीच कियान यान अचानक बोला,
मैं सही था। टोंग फैन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, जबकि उसकी आभा उसके भीतर से हिंसक रूप से उभरी। टोंग फैन, आप और आपकी पोती हमारी जाति के पापी हैं। कियान यान ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, अगर आपकी पोती ने उस आदमी यांग ये को नहीं बचाया होता, तो हमारी जाति को इतना नुकसान नहीं उठाना पड़ता। क्या आप जानते हैं कि हमारी जाति के कितने सदस्य मर चुके हैं? कुछ 100। हमारी फायर स्पिरिट रेस को कई और लोगों की तुलना में पालन पोषण करने में कितना समय लगेगा? क्या आप जानते हैं कि इसमें कितना समय लगेगा? टोंग फेन ने अचानक पलटकर यांग ये को देखा और कहा, तुम्हें हमने बचाया था, तो फिर तुमने मेरी जाति के लोगों का वध क्यों किया? बड़े बुजुर्ग ने कहा, मुझे भी इस बारे में जानने की उत्सुकता है। यांग ये ने फायर स्पिरिट रेस के सदस्यों पर नजर डाली और फिर उसने कहा, मैं यांग ये दयालुता और घृणा के बीच स्पष्ट रूप से अंतर करता हूं, और जब तक मुझे ठेस न पहुंचे, मैं किसी का अपमान नहीं करता। मैं सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अपने स्वर्गीय क्लेश पर काबू पा रहा था, लेकिन उस बूढ़े कुत्ते कियान यान की पोती ने वास्तव में मुझे मारने के लिए आपकी जाति के 100 से अधिक विशेषज्ञों को इकट्ठा किया। चूंकि वे मुझे मारना चाहते थे, इसलिए मेरे पास उन्हें मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। संरक्षक लिन ने अचानक कहा, कोई बात नहीं, तुमने हमारी जाति के कुछ 100 विशेषज्ञों को मार डाला, और तुमने हमारे 2 अर्ध संतों को कठपुतलियों में बदल दिया। मेरी अग्नि आत्मा जाति को इस दुश्मनी का बदला लेना है, इसलिए तुम्हें मरना ही होगा। अच्छा कहा, तो चलो लड़ते हैं। यांग ये ने अचानक अपना दाहिना पैर जमीन पर पटक दिया, और फिर वह तोप के गोले की तरह आगे की ओर उछला। उसी समय उसके भीतर से 100 तलवारें चमक उठीं, और वे प्रकाश की किरणों में बदल गईं जो गाजियन लिन और अन्य लोगों की ओर चली गईं। इस बीच यांग यी के पीछे आधे संत तलवार सेवक उससे भी तेज थे। वे गाजियन लिन और ग्रैंड एल्डर से पहले पहुंच गए थे, और उन्होंने उन पर हिंसक हमला किया था। कियान यान हमला करने ही वाला था कि अचानक आग की एक लहर ने उस पर हमला कर दिया। उसके हाव भाव एकदम बदल गए और उसने तुरंत आग की लहर को अलग कर दिया। वह गुस्से से चिल्लाया, टोंग फेन, तुम क्या कर रहे हो? कियान यान, तुम बूढ़े कुत्ते हो, अपने खून से भुगतान करो। टोंग फेन ने गुस्से से दहाड़ते हुए कियान यान की ओर गोली चलाई। कुछ ही देर में दोनों के बीच मुकाबला शुरू हो गया। टोंग फेन द्वारा कियान यान पर अचानक आक्रमण तथा इस तथ्य के साथ कि ग्रैंड एल्डर और गाजियन लिन दोनों की साधनाएं दबा दी गई थीं, युद्ध के एक तरफा होने के संकेत मिले। टोंग फैन, तुम क्या कर रहे हो? संरक्षक लिन ने अर्ध संत तलवार सेवकों में से एक से लड़ाई की, जब वह उग्रता से चिल्लाया, क्या तुम चाहते हो कि हम नष्ट हो जाएं? ग्रैंड एल्डर ने भी कहा, टोंग फेन, मुझे पता है कि तुम नाराज हो, लेकिन कृपया हमारी पूरी जाति के हितों को हर चीज से ऊपर रखें। जब यह सब खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें न्याय दिलाने में मदद करूंगा। खून का कर्ज खून से चुकाना पड़ता है। टोंग फेन ने गुस्से से दहाड़ते हुए गाजियन लिन और ग्रैंड एल्डर पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह हताश और पागल तरीके से कियान यान पर हमला करता रहा। क्योंकि कियान यान की साधना दबा दी गई थी, इसलिए टोंग फेन उसे युद्ध में पूरी तरह से दबाने में सक्षम था। कियान यान के पास जवाबी हमला करने की क्षमता भी नहीं थी, और वह केवल निष्क्रिय रूप से अपना बचाव कर सकता था। जिकिंग, अगर ऐसा ही चलता रहा तो दादाजी और बाकी लोग हार जाएंगे, कियान मेई ने कांपती आवाज में कहा। इस समय वह वास्तव में भयभीत थी, क्योंकि उसके पहले वाला साथी यांग ये उसके दादाजी और उन बुजुर्गों के साथ युद्ध में भी वंचित स्थिति में नहीं आया था, जिन्हें वह केवल सम्मान दे सकती थी। इसके अलावा यह इस हद तक था कि यांग ये ने दृढ़ता से ऊपरी हाथ हासिल कर लिया था। भले ही वे दोनों सम्राट क्षेत्र में थे, फिर भी उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि यांग ये की तुलना में वह बहुत हीन थी। जू जिकिंग ने अपनी मुट्ठियां कस लीं, जबकि अनिच्छा उसके दिल में भर गई। क्योंकि वह यांग यी की तरह ही एक सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ थी, वह किनारे से देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी, और उसने अपने पीछे खड़े अन्य लोगों को युद्ध में शामिल होने का आदेश देने की हिम्मत नहीं की। क्योंकि अगर वे ऐसी लड़ाई में हस्तक्षेप करते तो वे केवल अपनी जान दे रहे होते। बकवास। इस बीच कियान मेई अचानक अनजाने में चिल्ला पड़ी। जू जिक्विंग ने अपना सिर उठाया, और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं, क्योंकि युद्ध के मैदान से एक आकृति उड़ती हुई दिखाई दी। यह कियान यान था। तुम बूढ़े कुत्ते, मर जाओ। जैसे ही यांग ये की आवाज गूंजी, 100 तलवारों ने तलवारों का एक ड्रैगन बना लिया, जो चमकदार रोशनी उत्सर्जित करते हुए कियान यान की ओर विस्फोटक ढंग से फायर किया। ज्वलंत ताड़। टोंग फेन ने उग्रता से दहाड़ लगाई, और फिर एक विशाल ज्वलंत ताड़ का पेड़ जो 300 मीटर से अधिक चौड़ा था, अंतरिक्ष को चीरता हुआ कियान यान की ओर नीचे गिरा। उसे रोको। जू जिक्विंग भयभीत हो गई, और वह क्रोध से दहाड़ उठी। अनगिनत एक साल दायरे के विशेषज्ञों ने बिना किसी हिचकिचाहट के आकाश में उड़ान भरी, और उन्होंने अपनी सबसे मजबूत तकनीकों का प्रयोग किया, जो यांग यी की ओर तूफान की तरह बरसीं। टकराना। यांग यी के विशाल तलवार ड्रैगन को उनकी संयुक्त सेना ने तुरंत ही नष्ट कर दिया। टकराना। इस बीच एक और धमाका हुआ। सभी ने देखा कि विशाल जलती हुई हथेली ने कियान यान को जमीन पर गिरा दिया था, लेकिन कुछ ही देर में कियान यान एक बार फिर उठ खड़ा हुआ।
सकना। उसके होठों के बीच से रक्त सार का एक कौर छिड़का गया। जैसे ही उसने टोंग फैन की ओर अपनी उंगली उठाई और उग्रता से दहाड़ा, टोंग फैन तुम कमीने, क्या तुम हमारी जाति के पापी बनने की कोशिश कर रहे हो? तो क्या हुआ? जियाओमैन बहुत मासूम था। कियान यान, मैं तुम्हारे साथ काम खत्म करने के बाद तुम्हारी पूरी लाइन खत्म कर दूंगा। इस समय टोंग फेन को ऐसा लग रहा था जैसे उस पर भूत सवार हो गया हो और उसका पूरा दिमाग असीम क्रूरता से भर गया हो। इसलिए जब उसने बोलना समाप्त किया तो वह एक बार फिर कियान यान की ओर बढ़ा। कियान यान की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसे लगा कि उसे किसी और समय टोंग फैन से डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। लेकिन अब वह सिर्फ सम्राट क्षेत्र में था, तो वह टोंग फैन से कैसे लड़ सकता था? इसलिए उसने लड़ाई जारी रखने की हिम्मत नहीं की और भागने के इरादे से भाग गया। यांग ये की आंखों में क्रूरता झलक रही थी। वह कियान यान का पीछा करने ही वाला था, लेकिन कुछ ही देर में अनगिनत एक्साल्ट्रियल विशेषज्ञ उसके रास्ते में आ खड़े हुए। भाड़ में जाओ, यांग ये ने उग्रता से दहाड़ लगाई। जैसे ही तलवारें भीड़ में आगे बढ़ीं और फिर रोशनी की किरणें चारों ओर से चमक उठीं। अनगिनत तीखी चीखें गूंज उठीं और सिर्फ 2 सांसें बीतने से पहले ही एक्साल्ट्रियल के कुछ विशेषज्ञ ही बचे थे। अपने रास्ते में बाधा डालने वाले लोगों से निपटने के बाद यांग ये ने दूर से देखा और पाया कि कियान यान को टोंग फेन ने रोक दिया था। उसने तुरंत राहत की सांस ली और एक और हमला करने वाला था। इस बीच एक तीखी चीख अचानक गूंजी। यांग ये ने उस चीख के स्रोत की ओर देखने के लिए मुड़कर देखा और उसने गाजियन लिन को जमीन पर गिरते हुए देखा। हमने एक अर्ध संत खो दिया है। अग्नि आत्मा जाति के सभी विशेषज्ञ स्तब्ध थे। अगर यह आमने सामने की लड़ाई होती तो गाजियन लिन को यहाँ के सभी लोगों में सबसे मजबूत कहा जा सकता था। हालांकि उसकी साधना को सम्राट क्षेत्र में दबा दिया गया था और यहाँ तक कि उस पर 2 अर्धसंत तलवार सेवकों द्वारा संयुक्त रूप से हमला भी किया जा रहा था। इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। जब तलवार आत्मा ने ग्रैंड एल्डर को त्याग दिया तब गाजियन लिन जमीन पर गिर पड़ी थी और वह एक प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गई जो गाजियन लिन के सामने पहुंची, इससे पहले कि वह उसकी लाश ले जाती। बड़े बुजुर्ग को नजरअंदाज करो। बस उस बूढ़े कुत्ते कियान यान को मार दो। जैसे ही उन्होंने यांग ये का आदेश सुना, बड़े बुजुर्ग पर हमला करने वाले तलवार सेवकों ने तुरंत अपनी दिशा बदल दी और कियान यान की ओर गोली चला दी। कियान यान भयभीत था। वह अभी सम्राट क्षेत्र के 9वें रैंक पर था, इसलिए वह 3 अर्धसंतों की संयुक्त सेना का विरोध कैसे कर सकता था? हालांकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था क्योंकि उसके लिए अभी भागना असंभव था। यांग ये, तुमने यही मांगा था। इस बीच जू जिक्विंग अचानक गुस्से से दहाड़ उठा और फिर एक ताबीज आसमान में तैर गया। टकराना, वह फटकर बिखर गया। तलवार सेवकों को वापस बुलाओ। तलवार आत्मा अचानक बोली और उसकी आवाज में चिंता और गंभीरता का एक दुर्लभ निशान था। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। हालांकि उसे नहीं पता था कि उसने ऐसा क्यों किया, फिर भी उसने उस पर भरोसा करना चुना। उसने अपने दिल में एक आदेश जारी किया और तलवार सेवक तुरंत उसके पास लौट आए। ठीक इसी क्षण हवा में से एक विशाल आभा प्रकट हुई। यांग ये की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि यह बहुत ही भयानक था। यह कहा जा सकता है कि यह सबसे मजबूत आभा थी जो उसने अर्धसंत से महसूस की थी अगर एल्डम्यू और लू यान को तुलना में शामिल नहीं किया गया था। क्या हो रहा है? यांग ये ने पूछा। तलवार आत्मा ने उत्तर दिया, एक विशेषज्ञ आ रहा है। यांग ये ने पूछा, क्या वह बहुत ताकतवर है? उसने उत्तर दिया, वह तुम्हारे स्वामी से कमजोर है, लेकिन ज्यादा नहीं। यांग ये अवाक रह गया। टोंग फेन ने भी हमला करना बंद कर दिया क्योंकि वह जानता था कि कौन आ रहा है। कुछ ही समय बाद यहाँ आग जैसे लाल बालों वाला एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। कुलपति अग्नि आत्मा जाति के सभी विशेषज्ञ बूढ़े आदमी को देखकर झुक गए और यहाँ तक टोंग फेन भी थोड़ा झुका। अग्नि आत्मा जाति के कुलपति यांग ये की गहन ऊर्जा हिंसक रूप से बढ़ी। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया एमपी स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।